तो जरा आंखें बंद करके सोचिए, सुबह का वक्त है, एक भीड़ भरा भारतीय रेलवे स्टेशन। वो चाय की केतली से भाप उठ रही है, अखबारों के पन्ने पलटने की आवाज, फेरी वालों की पुकारें गूंज रही हैं। हाँ, वो माहौल। इस रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच न जाने कितने ही चेहरे हैं। दुकानदार, कॉलेज का छात्र, लोकल ट्रेन पकड़ने की जल्दी में दफ्तर जाने वाला कर्मचारी। हर चेहरे के पीछे आप देखेंगे पैसे से जुड़ा एक अलग नजरिया है, एक अलग कहानी। बिल्कुल। हर किसी का अपना एक सच है, और ऐसा इसलिए नहीं कि कोई एक गलत है और दूसरा सही, बल्कि इसलिए कि पैसे के मामले में असल में कोई पागल नहीं है। हाँ, ये बात बहुत गहरी है। लोगों की जो वित्तीय निर्णय होते हैं ना, वो अक्सर हिसाब किताब की स्प्रेडशीट से नहीं निकलते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उनकी अपनी जिंदगी के अनुभवों से, उनकी निजी कहानियों से निकलते हैं। यही है। ये बिल्कुल सही नजरिया है। हर वित्तीय व्यवहार जो हमें बाहर से देखने पर शायद अजीब लगे या तरहीन लगे, हाँ, उसे करने वाले व्यक्ति के लिए उसके अपने अनुभवों के आधार पर वो पूरी तरह मायने रखता है। वो उसके देखे, सुने और महसूस किए गए सच की, आप कह सकते हैं, एक अदृश्य बुनियाद पर टिका होता है। अदृश्य बुनियाद। हाँ, इसे ऐसे समझे कि हमारी पैसे से जुड़ी जो सोच है, जो समझ है, वो हमारी जी हुई जिंदगी की स्याही से लिखी जाती है। वाह। इसमें पीढ़ियों से चले आ रहे डर भी हो सकते हैं, हमारी संस्कृति की सीख हो सकती है, और हमारे अपने भावनात्मक उतार चढ़ाव, सब शामिल होता है इसमें। तो मतलब ये हुआ कि पैसे के फैसले दिमाग से ज्यादा दिल और जिंदगी के तजुर्बों से लिए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, तजुर्बों से। जैसे सोचिए 1991 के आर्थिक सुधारों के दौर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में पला बड़ा बच्चा, जिसने अपने माता पिता को हर खर्च से पहले सोचते देखा हो, बचत को। हाँ, बचत को सबसे ज्यादा अहमियत देते देखा हो। बिल्कुल, उनके लिए शायद वही सबसे बड़ी सीख थी। और उसकी तुलना करें आज के एक जेनजी किशोर से। अरे बिल्कुल अलग दुनिया, जो यूपीआई की सहूलियत और क्रिप्टो करेंसी के उतार चढ़ाव के बीच बड़ा हुआ है। हाँ, जिसके लिए शायद डिजिटल पैसा ही असली पैसा है, और जोखिम लेना वो तो जैसे खेल का हिस्सा है। सही कहा। दोनों की दुनिया, पैसे को लेकर उनकी समझ कितनी अलग होगी। जमीन आसमान का फर्क। या फिर वो दादाजी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई फिक्स डिपॉजिट में लगा दी। हाँ, क्योंकि उनके लिए सुरक्षा ही सबसे जरूरी थी। वो उनका सच था। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक युवा स्टार्टअप फाउंडर, जो बाजार के तूफानी उतार चढ़ाव में भी हिम्मत से निवेश कर रहा है, बिना डरे। हाँ, क्योंकि उसे लगता है कि बड़े फायदे के लिए जोखिम उठाना ही पड़ता है। वो उसका अनुभव है, उसका सच। या फिर जैसे जयपुर की वो गृहिणी, हाँ, जो सोने को सिर्फ निवेश नहीं बल्कि एक तरह का पवित्र सुरक्षा कवच मानती हैं, पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा के तौर पर। हाँ, बिल्कुल, वो भावनात्मक जुड़ाव है सोने से। और दूसरी तरफ मुंबई का वो स्टॉक ट्रेडर, जो हर रोज बाजार की नब्ज पकड़कर छोटे छोटे मुनाफे के पीछे भाग रहा है। तो इनमें से कोई भी अपनी जगह गलत नहीं है, ये समझना जरूरी है। हाँ, वे सब अपनी अपनी हकीकत, अपने सीखे हुए सबक के हिसाब से काम करें। ये तर्कसंगत रूप से सही या गलत होने का सवाल नहीं है। तो फिर क्या है? ये भावनात्मक रूप से मानवीय होने की बात है, ह्यूमन। ये बहुत दिलचस्प है। तो ये जो पैसे को लेकर हमारी सोच है, जिसे आपने जिंदगी की स्याही से लिखी कहानी कहा, ये बनती कैसे है? हमारे दिमाग में ये पैसे का सॉफ्टवेयर या कहें मनी स्क्रिप्ट, ये कहाँ से आती है? ये मनी स्क्रिप्ट मतलब पैसे को लेकर हमारे दिमाग में जो एक तरह की अलिखित नियम पुस्तिका है ना। हाँ, नियम पुस्तिका। वो असल में बहुत कम उम्र में ही बननी शुरू हो जाती है। ये उन चीजों से आकार लेती है जो हमने अपने आसपास देखी, महसूस की, और शायद जिनसे हम डरे भी। अच्छा, डर से भी? कैसे सीखते हैं? अपने माता पिता को पैसों की तंगी या बढ़त पर कैसी प्रतिक्रिया करते हुए देखकर। हाँ, ये तो है। क्या घर में पैसे की बातें शांति से होती थीं, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदाज में, या फिर वो तनाव और झगड़े का कारण बनती थी? ये बहुत मायने रखता है। वो एक वाक्य होता है ना, हम ये नहीं खरीद सकते, ये कैसे कहा गया? बिल्कुल। क्या ये सिर्फ एक जानकारी थी, या इसमें कोई शर्म, गुस्सा या लाचारी का भाव छुपा था? यही। क्या घर में उदारता को, मतलब किसी की मदद करने को, सराहा जाता था, या उसे फिजूल खर्ची कहकर टोका जाता था? हाँ, ये छोटी छोटी बातें, ये अनुभव मिलकर हमारे दिमाग में पैसे की एक तस्वीर बनाते हैं, एक पूरी कहानी गढ़ते हैं। और ये भारतीय संदर्भ में तो शायद और भी गहराई से जुड़ा होगा। हाँ, बिल्कुल। बहुत से लोग ऐसे माहौल में बड़े हुए हैं जहां माता पिता ने स्थिरता को सबसे ऊपर रखा। एक सुरक्षित सरकारी नौकरी, अपना घर, थोड़ी बचत। हाँ, मेरे खुद के पेरेंट्स ऐसे थे। हाँ,
और उनके लिए शायद यही सबसे समझदारी भरा रास्ता था, क्योंकि उन्होंने शायद अपने जीवन में अस्थिरता देखी थी या उनके माँ बाप ने देखी थी। सही बात है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जो शायद शेयर बाजारों की तेजी और आसानी से मिलने वाले लोन के दौर में बड़े हुए। हाँ, 90s के बाद वाला दौर। बिल्कुल, उनके लिए शायद जोखिम लेना, जल्दी पैसा बनाना ज्यादा स्वाभाविक लगे। उन्होंने शायद सफलता की कहानियां ज्यादा सुनी, डर कम महसूस किया। और कुछ ऐसे भी तो होंगे जिनके मन में अचानक आई आर्थिक मुश्किलों की यादें ताजा हैं। हाँ, जरूर। जैसे नोटबंदी का झटका या परिवार की किसी व्यापार का अचानक डूब जाना। ऐसी चीजें भूलना आसान नहीं होता। नहीं। उनके लिए शायद कैश ही राजा है वाला सिद्धांत सबसे अहम हो और वे किसी भी तरह के जोखिम से बचना चाहें। डर बैठ जाता है। तो ये सारी कहानियां, ये अनुभव, ये एक तरह से वो अदृश्य चश्मा बन जाते हैं, है ना, जिससे हम हर वित्तीय मौके या चुनौती को देखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, एक अदृश्य चश्मा। और इस चश्मे को पहचानना, ये समझना कि हम दुनिया को किस रंग से देख रहे हैं, यही वित्तीय समझदारी की पहली और मेरे हिसाब से सबसे जरूरी सीढ़ी है। सबसे जरूरी। हाँ, क्योंकि आपकी वित्तीय पहचान आपके बैंक बैलेंस से नहीं बनती, वो आपके अनुभवों और उनसे बनी आपकी कहानी से तय होती है। इसे समझे बिना सिर्फ निवेश के गुर सीखना वो अधूरा है। इसका असर तो आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में भी साफ दिखता होगा, मुझे लगता है। हर रोज दिखता है। जैसे मान लीजिए बेंगलुरु में काम करने वाला एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिसने शायद अपने करियर में लगातार तरक्की और मौके देखे। हाँ, वो शायद शेयर बाजार के जोखिम को एक अवसर की तरह देखेगा। हाँ, बिल्कुल देख सकता है। उसके लिए रिस्क मतलब अपॉर्चुनिटी है। और हो सकता है कि उसी इंजीनियर के छोटे शहर में रहने वाले माता पिता, हाँ, जिन्होंने शायद ज्यादा आर्थिक संघर्ष या धीमी गति देखी हो, वो उसी जोखिम को संभावित बर्बादी की तरह देखें। ओह, हाँ, ये तो होता है। या कोई सही या गलत नहीं है, बस दो अलग अलग पीढ़ियों के अनुभव बोल रहे हैं। उनके अदृश्य चश्मे अलग अलग हैं। या फिर सोचिए एक टियर 2 शहर में रहने वाला परिवार जो अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए धीरे धीरे सुरक्षित योजनाओं में पैसा जोड़ रहा है। उसकी रणनीति दिल्ली में अकेले रहने वाले एक डिजिटल बिजनेस चलाने वाले उद्यमी से कितनी अलग होगी? जाहिर है, बहुत अलग होगी। वो उद्यमी शायद अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा नए विचारों या अस्थिर बाजारों में लगा रहा हो। हाँ, निश्चित रूप से दोनों अपने अतीत के अनुभवों से सीख लेकर फैसले कर रहे हैं। परिवार शायद सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है क्योंकि बच्चे का भविष्य दांव पर है। बिल्कुल। उद्यमी शायद विकास को देख रहा है क्योंकि उसका अनुभव उसे सिखाता है कि बड़े इनाम के लिए परिकलित जोखिम लेना जरूरी है। इनकी दुनिया अलग है, इनके नियम अलग हैं, उनकी कहानियां अलग हैं। तो फिर घूम फिर के वही बात आ रही है, कोई पागल नहीं है। हाँ, बिल्कुल, कोई पागल नहीं है। हर कोई अपनी कहानी के हिसाब से, अपने अनुभवों के तर्क पर काम कर रहा है। ये समझना न सिर्फ दूसरों के प्रति हमें ज्यादा सहानुभूति देता है, बल्कि खुद को समझने में भी मदद करता है। सही कहा। लेकिन क्या हम हमेशा इन कहानियों के गुलाम बने रहते हैं? क्या इन मनी स्क्रिप्ट्स को बदला जा सकता है, या जो चश्मा पहन लिया वो पहन लिया? नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और अच्छी बात यह है कि इन स्क्रिप्ट्स को पहचाना और बदला जा सकता है। हाँ। ऐसा नहीं है कि हम गुलाम हैं। अच्छा, ये तो राहत की बात है। हाँ, लेकिन पहला कदम है उन्हें पहचानना। हाँ। ये जानना कि हमारी अपनी वित्तीय आदतें और डर कहाँ से आते हैं। वो हमारी कमजोरियां नहीं है, ये समझना जरूरी है। हाँ, वो हमारे इतिहास की देन है। बिल्कुल, हमारे इतिहास की देन है। और यहीं पर कुछ मनोवैज्ञानिक झुकाव या जिन्हें बायस कहते हैं वो भी काम करते हैं। बायस? हाँ, ये बायस हमारे इस अदृश्य चश्मे को और रंगीन या कहें कि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं। अच्छा, जैसे कौन से बायस? आप किन झुकावों की बात कर रहे हैं? कई है, पर कुछ मुख्य हैं। जैसे एक है अवेलेबिलिटी बायस। अवेलेबिलिटी बायस मतलब ये कि किसी चीज का जोखिम या फायदा आंकने के लिए हम उन उदाहरणों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमारे दिमाग में सबसे आसानी से, सबसे जल्दी आ जाते हैं, जो सबसे अवेलेबल होते हैं। ओके। मान लीजिए किसी ने 2008 की मंदी में अपने किसी करीबी को बड़ा नुकसान उठाते देखा है, बहुत करीब से। हाँ। तो उसके लिए शेयर बाजार का खतरा हमेशा बहुत बड़ा और सामने रहेगा, भले ही पिछले कई सालों से बाजार अच्छा कर रहा हो। वो हालिया या भावनात्मक रूप से मजबूत याद उनके फैसले पर हावी रहेगी। अच्छा, यानी जो याद ताज़ा है या ज्यादा असरदार है वही सच लगने लगती है, भले ही आंकड़े कुछ और कहें। हाँ, बिल्कुल। और कोई उदाहरण दूं? हाँ, बताइए ना। एक और है एंकरिंग बायस। हम अक्सर पहली मिली जानकारी पर टिक जाते हैं, जैसे कोई लंगर डाल देता है ना, एंकर। हाँ, और उसी के आधार पर आगे के फैसले करते हैं। जैसे किसी को अपनी पहली नौकरी में जो तनख्वाह मिली, वो उसके लिए एक एंकर बन जाती है। अगली नौकरी में उसी के आसपास की उम्मीद रहती है। हाँ, ये तो होता है। या किसी ने अपने पहले निवेश पर अगर बहुत ज्यादा रिटर्न कमा लिया,
मान लीजिए 50% किस्मत से, वाह। तो उसके लिए बाद में 10-12% का रिटर्न शायद बेकार लगने लगे, भले ही वो एक अच्छा और स्थिर रिटर्न हो। वो पहला अनुभव एक उम्मीद का लंगर डाल देता है जो शायद यथार्थवादी न हो। ये तो बहुत होता है, हम अक्सर शुरुआती अनुभवों से अपनी उम्मीदें तय कर लेते हैं, सही हो या गलत। बिल्कुल। और फिर है कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन, पुष्टि करना। हाँ, हम ऐसी जानकारी ढूंढते, याद रखते और ज्यादा तवज्जो देते हैं जो हमारे पहले से बने हुए विश्वासों की पुष्टि करती हो। अच्छा। अगर कोई मानता है कि प्रॉपर्टी में निवेश ही सबसे अच्छा है, तो वो बढ़ती कीमतों और सफल सौदों की खबरें ज्यादा ध्यान से सुनेगा, पढ़ेगा, शेयर करेगा। और जो प्रॉपर्टी के गिरने या मेंटेनेंस के खर्चों की बातें हैं, उनको नजरअंदाज कर देगा या उन्हें अपवाद मानेगा क्योंकि वो उसके विश्वास से मेल नहीं खाती। हम वो सुनना चाहते हैं जो हम पहले से मानते हैं। ये तीनों बायस, अवेलेबिलिटी, एंकरिंग, कंफर्मेशन, हमारी मनी स्क्रिप्ट के साथ मिलकर हमारे फैसले लेने के तरीके को कितना ज्यादा प्रभावित करते होंगे। बहुत ज्यादा। ये चुपचाप हमारे फैसलों को अपनी दिशा में मोड़ते रहते हैं। तो इन स्क्रिप्ट्स और बायस को समझने के लिए, अपनी कहानी को जानने के लिए कुछ किया जा सकता है? कोई तरीका है? हाँ बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, पहला कदम पहचानना है और आत्मचिंतन मतलब खुद के बारे में सोचना, यही यहाँ कुंजी है। कुछ आसान लेकिन असरदार अभ्यास हैं जो इसमें मदद कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि क्या कर सकते हैं लोग? पहला, मनी मेमोरी जर्नल। मनी मेमोरी जर्नल है, एक डायरी लें और बचपन की पैसे से जुड़ी 3-4 अहम यादें लिखें। बचपन की यादें? ठीक है, वो पहली बार कब था जब आपको पैसे का महत्व समझ आया? आपने अपने माता पिता या बड़ों को पैसे के बारे में बात करते या खर्च करते हुए क्या देखा? बचत, खर्च या जोखिम के बारे में आपने क्या महसूस किया? बस लिखिए। इन यादों से जुड़े एहसासों को लिखने से आपको अपनी मनी स्क्रिप्ट की जड़ें दिखनी शुरू हो सकती हैं। ये तो अपनी कहानी के पहले पन्ने पलटने जैसा हुआ। अच्छा है। और दूसरा है फाइनेंशियल स्टोरी मैपिंग। फाइनेंशियल स्टोरी मैपिंग? ये थोड़ा बातचीत वाला अभ्यास है। ओके। अपने माता पिता या दादा दादी से बात करें। उनसे पूछें कि उनके जमाने में पैसे का क्या मतलब था, उनकी सबसे बड़ी चिंता क्या थी, उनकी सबसे बड़ी उम्मीद क्या थी, उन्होंने पैसे को लेकर क्या सीखा। उनसे उनकी कहानी सुनना। हाँ, अलग अलग पीढ़ियों ने पैसे को कैसे देखा, इसे समझने की कोशिश करें। उनकी बातचीत में भावनात्मक पैटर्न, डर, उम्मीदें, सुरक्षा की जरूरत, इन पर ध्यान दें। इससे आपको पता चलेगा कि कुछ मान्यताएं शायद पीढ़ियों से चली आ रही हैं, आपकी अपनी नहीं है। ये तो दिलचस्प होगा, अपनी पारिवारिक वित्तीय कहानी को समझना। शायद कुछ बातें पता चले जो हमने सोची भी ना हो। बिल्कुल। और कोई रोजमर्रा की प्रैक्टिस? हाँ, तीसरा अभ्यास रोजमर्रा के लिए है लेंस चेक प्रैक्टिस। लेंस चेक? हाँ, जब भी आप किसी और के वित्तीय निर्णय पर, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो या कोई खबर हो, कोई राय बनाने वाले हो, या अपने ही किसी फैसले पर शक करें, हाँ, तो एक पल रुके, खुद से पूछें, वो अपनी कहानी, अपने अनुभव के लेंस से काम कर रहे हैं? मेरी कहानी और मेरा लेंस क्या है? वाह, ये छोटा सा सवाल। हाँ, ये छोटा सा सवाल आपको तुरंत फैसला सुनाने से रोकता है और आपको सोचने पर मजबूर करता है। ये सहानुभूति और आत्म जागरूकता दोनों को बढ़ाता है। ये तीनों अभ्यास, मनी मेमोरी जर्नल, फाइनेंशियल स्टोरी मैपिंग और लेंस चेक प्रैक्टिस, ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। नहीं, ये अपने और दूसरों के वित्तीय व्यवहार के पीछे की गहरी वजहों को समझने का तरीका है। बिल्कुल। और जब आप ये समझने लगते हैं कि हर कोई अपनी कहानी जी रहा है, अपने अनुभवों के हिसाब से तर्क संगत है, तो एक बहुत बड़ा बदलाव आता है ना? हाँ, एक मानसिक शांति मिलती है। हाँ। आप दूसरों पर या खुद पर उंगली उठाना बंद कर देते हैं। सही कहा। ये एहसास असल में एक तरह की शक्ति है, मुझे लगता है। बिल्कुल है। जब आप समझ जाते हैं कि कोई पागल नहीं है, सबका अपना तर्क है, तो आप दूसरों की आंख बंद करके नकल करना या उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। हाँ। आप सवाल पूछना शुरू करते हैं, क्या उनकी कहानी मेरी कहानी से मेल खाती है? क्या उनकी रणनीति मेरे लिए सही है? और यहीं से आत्म जागरूकता के साथ अपनी खुद की रणनीति बनाने का रास्ता खुलता है। जी। ये दूसरों को कॉपी करने से बेहतर है। हाँ। ये भावनात्मक बदलाव बहुत जरूरी है, खासकर हमारे समाज में जहां अक्सर हम अपनी वित्तीय स्थिति की तुलना पड़ोसियों, रिश्तेदारों या सोशल मीडिया पर दिखने वाली चमक-दमक से करते हैं। ओह हाँ, वो तुलना तो कभी खत्म ही नहीं होती। बिल्कुल। दूसरों की सफलता, उनकी कहानी, उनके जोखिम और उनके भाग्य का हिस्सा है। आपकी कहानी अलग है,
आपकी ज़रूरतें अलग हैं और इसलिए आपकी रणनीति भी अलग होनी चाहिए, अपनी कहानी के हिसाब से। तो अपनी वित्तीय कहानी को समझना, अपने लेंस को पहचानना, अपने बायस पर नजर रखना और दूसरों की कहानियों का सम्मान करना, शायद यही वित्तीय समझदारी और मानसिक शांति की असली शुरुआत है। हाँ, असली शुरुआत यहीं से। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, ये इंसान की कहानी को समझने का खेल है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये स्वीकार करना कि हर कोई अपने अनुभव के आधार पर अपने लिए सबसे तर्कसंगत व्यवहार कर रहा है, ये वित्तीय बातचीत और योजना बनाने का एक ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण और प्रभावी तरीका खोलता है। ये हमें खुद के और दूसरों के अतार्किक लगने वाले व्यवहारों के पीछे छिपे तर्क को समझने में मदद करता है। लेकिन ये जानना कि हर किसी की अपनी कहानी है और हमारे फैसले हमारे अनुभवों और मनोवैज्ञानिक झुकावों से प्रभावित होते हैं, ये तो पहेली का सिर्फ एक हिस्सा है ना। तब आती है जब हमारी ये व्यक्तिगत कहानियां किस्मत के खेल, अनजाने जोखिम और जिंदगी के अप्रत्याशित मोड़ों से टकराती हैं। हाँ, क्योंकि हमारी कोशिशों और हमारी समझ के अलावा भी कुछ ऐसी ताकतें हैं, बड़ी ताकतें, जो हमारी वित्तीय किस्मत को बनाने या बिगाड़ने में बड़ा किरदार निभाती हैं। तो अगले हिस्से में हम इन्हीं अदृश्य शक्तियों, भाग्य और भय की गहराई में उतरेंगे। हाँ, लक और रिस्क। हम जानेंगे कि कैसे किस्मत और डर हमारी मंजिलों को आकार देते हैं, कभी-कभी हमारी मेहनत से भी कहीं ज्यादा। कभी सोचा है पैसे और जिंदगी के इस खेल में किस्मत और जोखिम ये कैसे चुपचाप अपना काम कर जाते हैं? जरा सोचिए, किसी छोटे से गांव में पुरानी खपरेल की छत पर हल्की बारिश की आवाज। एक बच्चा है, ओसारे के नीचे खेल रहा है, अपनी हथेलियों में बारिश की बूंदें इकट्ठा कर रहा है। और ठीक उसी वक्त, शायद मीलों दूर, मुंबई के किसी ऊंचे ऑफिस में एक युवा महिला को अचानक एक ईमेल मिलता है। उसके स्टार्टअप को भारी फंडिंग मिली है। 2 जिंदगियां, 2 पल। एक शायद बस एक संयोग, दूसरा मेहनत और सही समय का मेल। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य आवाज कह रही हो, पैसे में जीवन की तरह ही किस्मत और जोखिम ये अनदेखे खिलाड़ी हैं। ये बताते नहीं कब आ रहे हैं, पर इनके निशान, हाँ, वो सब कुछ तय कर देते हैं। चलिए आज इसी विचार की परतें खोलते हैं। अक्सर जिसे हम देखते हैं और सोचते हैं कि ये तो बस हुनर है, कमाल की काबिलियत है, वो असल में हुनर और किसी छुपी हुई किस्मत का एक बड़ा पेचीदा सा मेल होता है। हाँ, बिल्कुल। और जो हमें किसी की नाकामी लगती है, विफलता दिखती है, वो शायद वो जोखिम की शांत मगर बहुत शक्तिशाली मौजूदगी का नतीजा होती है। सही कहा, ये हमारे आसपास ही होता है हर वक्त। बिल्कुल, जैसे वो उदाहरण है ना, किसी ने दशकों पहले गुड़गांव के पास बस यूं ही कोई जमीन खरीद ली थी, आज वो करोड़पति है। हाँ। अब क्या उसने सच में शहरी फैलाव का इतना सटीक अंदाजा लगाया था? शायद नहीं। या बस वक्त उसके साथ था, किस्मत। और दूसरी तरफ सोचिए, वो उतना ही मेहनती इंसान जिसने शायद नोटबंदी से ठीक कुछ महीने पहले अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक छोटी सी दुकान खोली थी। ओह हाँ, वो तो बहुत लोगों के साथ हुआ। रातों रात किस्मत पलट गई, किसी गलत फैसले की वजह से नहीं, बस गलत समय के कारण। बिल्कुल। तो ये समझना जरूरी है, किस्मत की भूमिका को मानना ये मेहनत को नकारना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो बस हकीकत को समझना है ना? हाँ, बिल्कुल। और इसी तरह जोखिम का सम्मान करना, वो डरपोक होना नहीं है, वो तो बस जागरूक होना है, आंखें खुली रखना है। ये बात बहुत दिलचस्प है वैसे, क्योंकि हम इंसानों को ना कंट्रोल की कहानियां बहुत भाती हैं। हाँ, ये तो है। हमें लगता है सब हमारे हाथ में है। बिल्कुल, हम सफलता को हीरो की समझदारी से जोड़ देते हैं और नाकामी को उसकी गलती से। हम कहते हैं, अरे वाह क्या शानदार निवेशक है, या फिर देखो उसने लापरवाही कर दी। लेकिन ऐसा करते हुए हम उन हजारों, शायद लाखों अनदेखे, अनजाने फैक्टर्स को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। वो फैक्टर्स जो असल में नतीजों को शक्ल दे रहे होते हैं। और भारतीय परिवारों में तो ये शायद और भी ज्यादा होता है। हाँ, ये प्रवृत्ति काफी गहरी है। अक्सर सफलता को नैतिकता से जोड़ दिया जाता है। मतलब अगर कोई अमीर बन गया तो मान लिया जाता है कि उसने जरूर अच्छे, सही फैसले लिए होंगे, और अगर कोई असफल रहा तो लोगों को लगता है शायद उसने बुरे या गलत रास्ते चुने। लेकिन ये जो किस्मत और जोखिम का सच है ना, ये सीधी साधी नैतिक कहानी को धुंधला कर देता है।
ये हमें एक बहुत ही, अब कह सकते हैं, मार्मिक और ज़रूरी कहानी की याद दिलाता है, बिल गेट्स और उनके स्कूल के दोस्त केंट इवांस की। हाँ, ये कहानी ये वाकई सोचने पर मजबूर करती है। 70 का दशक था, सियाटल का लेक साइड स्कूल। दो बहुत ही प्रतिभाशाली लड़के, बिल गेट्स और केंट इवांस। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जुनून दोनों में जबरदस्त था। हाँ, वो अविभाज्य थे, गहरे दोस्त थे। स्कूल की कंप्यूटर लैब साथ में संभालते थे और सपना देखते थे कि मिलकर एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाएंगे। उनकी काबिलियत, उनके इरादे, उनकी मेहनत, सब कुछ कितना मिलता जुलता था। बिल्कुल, उनके पास लगभग बराबर का तकनीकी कौशल था, बिजनेस को लेकर सोच भी काफी मिलती थी और काम करने का जज्बा वो भी जबरदस्त था। ऐसा लगता था जैसे दोनों एक ही मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर अचानक जैसे किस्मत ने अपना पासा फेंका। हाँ। केंट इवांस ग्रेजुएशन पूरा होने से बस जरा पहले एक पहाड़ चढ़ने के दौरान हुए हादसे में मारे गए। और बिल गेट्स वो आगे बढ़े, माइक्रोसॉफ्ट की सहस्थापना की और आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। अब देखिए, ये कहानी बेहतर प्रतिभा या ज्यादा मेहनत की नहीं है। नहीं, ये कहानी है उस चीज की जिसे हम कह सकते हैं सम्मित आकस्मिकता, सिमेट्रिक कंटिंजेंसी। मतलब किस्मत का वो पहलू जो एक ही झटके में किसी को आसमान पर पहुंचा सकता है और किसी दूसरे को तस्वीर से पूरी तरह गायब कर सकता है। खुद बिल गेट्स ने इस पर कई बार सोचा है और माना भी है कि केंट इवांस उनके जितने ही काबिल थे, शायद कुछ मामलों में उनसे ज्यादा अनुशासित भी। तो मतलब हम कभी जान ही नहीं पाएंगे कि अगर वो हादसा ना हुआ होता तो केंट इवांस का वो दूसरा जीवन, वो समानांतर ब्रह्मांड कैसा दिखता। बिल्कुल नहीं जान सकते। और शायद यही असली मुद्दा है ना? ये जो हमारी अक्षमता है कि हम ये नहीं देख पाते कि और क्या क्या हो सकता था, जो रास्ते खुले ही नहीं, उसे शायद काउंटर फैक्चुअल ब्लाइंडनेस कहते हैं। हाँ, काउंटर फैक्चुअल ब्लाइंडनेस। हम उन अदृश्य विकल्पों को देख नहीं पाते और इसी वजह से हम एक बुनियादी गलती करते हैं जिसे एट्रीब्यूशन एरर कहते हैं। सही। हम गेट्स की सफलता में उन चीजों को जरूरत से ज्यादा श्रेय दे देते हैं जो हमें दिखती हैं, समझ आती हैं, जैसे उनकी बुद्धि, उनकी मेहनत जी। और हम उन संयोग वाले तत्वों को, किस्मत वाले फैक्टर्स को लगातार कम आंकते हैं, जैसे उनका वयस्क होने तक जिंदा रहना, पॉल एलन जैसा साथी मिलना और पर्सनल कंप्यूटर क्रांति का बिल्कुल सही समय पर आना। एकदम सही कहा। हम सिर्फ वो कहानी देखते हैं जो घटित हुई, उन अनगिनत कहानियों को नहीं जो हो सकती थी। और ये सिर्फ बिल गेट्स की कहानी नहीं है, ये तो हमारे चारों तरफ हो रहा है रोज। बिल्कुल। जरा सोचिए चेन्नई के उन दो दोस्तों के बारे में। मान लीजिए दोनों ने लगभग एक ही समय पर बराबर मेहनत और लगन से अपना अपना बिजनेस शुरू किया। एक का बिजनेस उस वक्त शुरू हुआ जब टेक बूम चल रहा था और चल निकला। अच्छा। दूसरे ने अपना काम वैश्विक मंदी की आहट से ठीक पहले शुरू किया। उसे जबरदस्त संघर्ष करना पड़ा। कोशिशें बराबर थीं, लगन बराबर थी, पर नतीजा दुनिया अलग। बिल्कुल। या फिर उन दो परिवारों को देखिए जिन्होंने शेयर बाजार में पैसा लगाया। हाँ। एक परिवार तब बाजार में आया जब बाजार लंबे समय से ऊपर ही जा रहा था, बुल रन में उन्होंने अच्छा पैसा बना लिया। दूसरा परिवार ठीक उस वक्त आया जब बाजार अचानक क्रैश हो गया, उन्हें नुकसान हो गया। यहाँ फर्क किस चीज का था? मेहनत का, समझदारी का? नहीं, सिर्फ टाइमिंग का। सिर्फ टाइमिंग का, यानी किस्मत का। ये चीजें तो आज के भारतीय फाइनेंशियल माहौल में और भी साफ दिखती हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे 2020 के बाद वो रिटेल निवेशकों की बाढ़ आई थी शेयर बाजार में। हाँ, बिल्कुल याद है। जो लोग उस दौर में आए जब बाजार में खूब पैसा आ रहा था, तेजी थी, उनकी कहानी उन लोगों से बिल्कुल अलग है जो बाजार में गिरावट या सुधार के बाद आए। सही बात है। और स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी यही पैटर्न दिखता है। वो स्टार्टअप्स जिन्हें आसानी से और सस्ते में फंडिंग मिल गई जब पैसा बह रहा था, उनकी उड़ान उन स्टार्टअप से बहुत अलग रही जिन्हें फंडिंग विंटर में, मतलब जब फंडिंग की बहुत कमी थी, तब शुरुआत करनी पड़ी। मेहनत शायद दोनों ने बराबर की। हाँ, सरकार की बदलती नीतियां, रुपए के मूल्य में अचानक उतार चढ़ाव, दुनिया भर में होने वाली कोई बड़ी घटना, ये सब तो उन अदृश्य पासों की तरह हैं जो हमारी और आपकी आर्थिक किस्मत तय कर देते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने की है, वो ये कि किस्मत और जोखिम ये दो अलग अलग या विपरीत ताकतें नहीं हैं। अच्छा। हाँ, असल में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप इन्हें एक ही ताकत के दो रूप समझ सकते हैं।
दोनों ही इस बात का नतीजा है कि हमारे परिणाम उन बाहरी फैक्टर्स पर कितने निर्भर है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। इसे समरूपता सिद्धांत कहते हैं, सिमेट्री प्रिंसिपल। लेकिन हम अक्सर इस समरूपता को मानते नहीं है, है ना? नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। जब नतीजे अच्छे आते हैं तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं ये देखो, ये मेरे हुनर का कमाल है। हाँ और जब नतीजे बुरे आते हैं तो हम बाहर उंगली दिखाते हैं, किस्मत ही खराब थी, या अरे हालात ही ऐसे बन गए थे। बिल्कुल। इसे एट्रीब्यूशन विषमता कहते हैं, एट्रीब्यूशन एसिमेट्री। ये एक तरह का पूर्वाग्रह है, दिमाग का धोखा। सही पकड़ा। और यहीं से एक और बड़े खतरे का जन्म होता है, जिसे आउटकम बायस यानी नतीजा पूर्वाग्रह कहते हैं। आउटकम बायस, ये क्या है? हम किसी फैसले को अच्छा या बुरा उसके नतीजे के आधार पर आंकते हैं। इस आधार पर नहीं कि जब वो फैसला लिया गया था तब हमारे पास जो जानकारी थी उसके हिसाब से वो कितना सही था। अच्छा, उदाहरण दे सकती हैं? हाँ बिल्कुल। .com बूम का जमाना याद कीजिए, 1999 में। उस वक्त अमेरिकन में पैसा लगाना और pets.com जैसी किसी दूसरी ई कॉमर्स कंपनी में पैसा लगाना, ये दोनों फैसले उस वक्त लगभग एक जैसे दिखते थे। अच्छा। हाँ, दोनों कंपनियां ऑनलाइन सामान बेच रही थी, दोनों भारी घाटे में थी और दोनों के सपने बहुत बड़े थे। उस वक्त की जानकारी के आधार पर यह कहना लगभग नामुमकिन था कि जेफ बेजोस pets.com के सीईओ से ज्यादा काबिल दाव थे। लेकिन आज अमेज़न की कामयाबी देखकर हमें लगता है कि ये तो होना ही था, ये तो जाहिर सी बात थी। बिल्कुल, यही है आउटकम बायस। हम उन बहुत सारे रैंडम संयोग वाले फैक्टर्स को भूल जाते हैं जिन्होंने असल में फर्क पैदा किया, जैसे अमेरिकन का किताबों जैसी कैटेगरी में होना, जो शायद पालतू जानवरों के खाने से ऑनलाइन बेचना आसान था। हो सकता है। या सही समय पर और पैसा जुटा पाना, फाउंडर की अपनी सोच, उनकी जिद, ये सब चीजें पहले से जानना लगभग नामुमकिन था। तो ये नतीजा पूर्वाग्रह, ये हमें गुमराह करता है। हाँ, ये हमें सिखाता है कि कामयाब नतीजे हमेशा अच्छे फैसलों से आते हैं और नाकाम नतीजे बुरे फैसलों से, जबकि असलियत कहीं ज्यादा पेचीदा है। तो फिर हम कैसे बचें इस पूर्वाग्रह से, इस धोखे से? देखिए, इस पूर्वाग्रह और किस्मत की भूमिका को गहराई से समझने के लिए ना, नसीम तालिब का नजरिया बहुत मददगार है। हाँ, नासिम तालिब, मैंने सुना उनके बारे में, ब्लैक स्वान। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ब्लैक स्वान इवेंट्स की बात की। ये ऐसी घटनाएं होती हैं जो बहुत दुर्लभ होती हैं, उनका असर बहुत बड़ा होता है और होने के बाद हमें लगता है कि अरे, इसका अंदाजा तो लगाया जा सकता था। जैसे 9/11 का हमला। हाँ, या 2008 का आर्थिक संकट, या फिर हाल ही में कोविड महामारी। हम अक्सर ये मानने से इनकार करते हैं कि ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं और उनके असर को कम आंकते हैं। फिर उनका एक और विचार है, रैंडमनेस से मूर्ख बनना, फूल्ड बाय रैंडमनेस। मतलब हम संयोग या किस्मत को अक्सर हुनर समझ बैठते हैं। हम सिर्फ वो नतीजा देखते हैं जो हुआ और उन हजारों दूसरे नतीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हो सकते थे। अच्छा। जैसे वो रूसी रूले खेलने वाले का उदाहरण देते हैं। अगर कोई बच गया तो वो सिर्फ भाग्यशाली था, उसका फैसला तो मूर्खतापूर्ण ही था, है ना? हाँ बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण शायद उनका एंटी फ्रेजिलिटी का कॉन्सेप्ट। एंटी फ्रेजिलिटी, ये क्या है? सुनने में थोड़ा जटिल लगता है नहीं? सरल शब्दों में कहूं तो एंटी फ्रेजाइल का मतलब है ऐसी चीजें जो झटकों, मुश्किलों या अव्यवस्था से न सिर्फ अप्रभावित रहती हैं बल्कि उनसे और ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। अच्छा, मजबूत हो जाती हैं? हाँ, सोचिए, जैसे कसरत करने से हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, या हल्का तनाव हमें ज्यादा सतर्क बनाता है। ज्यादातर चीजें या तो फ्रेजाइल होती हैं, नाजुक, जो झटके से टूट जाती हैं, या रोबस्ट होती हैं, मजबूत, जो झटके को झेल जाती हैं पर बदलती नहीं। एंटी फ्रेजाइल चीजें वो झटके से फायदा उठाती हैं। कोई उदाहरण? जैसे निवेश में। हाँ। निवेश में उनकी बताई बारबेल स्ट्रैटेजी है। मान लीजिए आप अपनी 90% पूंजी बहुत ही सुरक्षित जगह लगाते हैं जहां नुकसान का खतरा लगभग न के बराबर हो। ठीक है। और बाकी 10% ऐसी जगह लगाते हैं जहां जोखिम बहुत ज्यादा है लेकिन फायदा भी असीमित हो सकता है। अच्छा। इस तरह आप बड़े नुकसान से तो बचते हैं लेकिन बड़े फायदे की संभावना खुली रखते हैं। ये एक एंटी फ्रेजाइल तरीका है निवेश करने का। ठीक है। तो ये सब जानना, किस्मत, जोखिम, ब्लैक स्वान,
एंटी फ्रेजिलिटी, इसका मतलब क्या है? क्या हम बस हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं कि भाई सब तो किस्मत का खेल है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये सब समझना, ये हमें लाचार नहीं बनाता, बल्कि ये हमें सशक्त बनाता है। सशक्त कैसे? देखिए, लक्ष्य किस्मत की पूजा करना नहीं है, या जोखिम से डरकर बैठ जाना भी नहीं है। लक्ष्य है एक बुद्धिमान नाविक बनना। बुद्धिमान नाविक? हाँ, भारत के मानसून तटों पर उन कुशल नाविकों की तरह, जो हवा को तो नियंत्रित नहीं कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते, लेकिन वो अपनी नाव और पाल को हवा के हिसाब से बड़ी समझदारी और विनम्रता से संभालना जानते हैं। ये अच्छी उपमा है। तो इस समझ को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने फैसलों में कैसे उतारें? कुछ ठोस तरीके हैं जिनसे हम ये कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, सिर्फ नतीजों पर नहीं। प्रक्रिया पर ध्यान देना? हाँ, क्योंकि जैसा हमने देखा, नतीजे तो काफी हद तक किस्मत या संयोग से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया वो हमारे हाथ में ज्यादा होती है। ठीक है, तो पहला कदम शायद अपनी सोच को बदलना होगा। जैसे आपने कहा, एक अभ्यास हो सकता है अपनी लक टाइमलाइन बनाना। हाँ, लक टाइमलाइन मतलब अपने जीवन की बड़ी आर्थिक या करियर की घटनाओं को याद करना और ईमानदारी से सोचना कि उनमें सिर्फ हमारी मेहनत थी, या सही समय, सही मौका यानी किस्मत का भी हाथ था। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है। शायद ये हमें थोड़ी विनम्रता सिखा सकता है, कृतज्ञता। हाँ, विनम्रता और कृतज्ञता ये मानने में मदद करता है कि हमारी सफलता में दूसरों का और बाहरी परिस्थितियों का भी योगदान है। ये हमें वास्तविकता के करीब लाता है। ठीक है, और दूसरा अभ्यास, वो रिस्क इमेजिनेशन ड्रिल। हाँ, रिस्क इमेजिनेशन ड्रिल। अपने मौजूदा आर्थिक लक्ष्यों को लेकर सोचे, सबसे अच्छा क्या हो सकता है, बेस्ट केस, और सबसे बुरा क्या हो सकता है, वर्स्ट केस। बुरा सोचने में डर लगता है। इसका मकसद डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं। मकसद है अनिश्चितता के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करना। अच्छा। जब आप संभावित मुश्किलों के बारे में पहले से सोच लेते हैं ना, तो उनके आने पर आप घबराते कम हैं और बेहतर तरीके से निपट पाते हैं। अनिश्चितता को स्वीकार करना ही उसे संभालने का पहला कदम है। समझ गया। और तीसरा, वो साइलेंट क्रेडिट प्रैक्टिस, ये क्या था? साइलेंट क्रेडिट प्रैक्टिस मतलब जब भी कामयाबी मिले, मन ही मन चुपचाप किस्मत या बाहरी मदद को थोड़ा सा श्रेय देना। अच्छा, मन ही मन। हाँ, और जब नाकामयाबी मिले तो खुद को कोसने से पहले ये पूछना, अच्छा इसमें कितना हिस्सा वाकई मेरी गलती का था और कितना उन चीजों का जो मेरे बस में नहीं थी, यानी जोखिम का। ये एक संतुलन बनाने में मदद कर सकता है। बिल्कुल, ताकि हम ना तो जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी बने और ना ही बेवजह खुद को दोषी ठहराएं। ये तो हुए सोच बदलने के अभ्यास, लेकिन फैसलों की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए भी कुछ सिद्धांत हैं। हाँ, बिल्कुल। मानसिकता बदलने के साथ साथ हमें अपने फैसले लेने के तरीके को भी बदलना होगा। जैसे? सबसे पहला और बुनियादी सिद्धांत है, निर्णयों का मूल्यांकन उनकी प्रक्रिया से करें, नतीजों से नहीं। प्रक्रिया से, नतीजे से नहीं। हाँ, जब आपने कोई फैसला लिया, उस समय आपके पास जो जानकारी थी, क्या उसके आधार पर वो सबसे अच्छा कदम था? क्या आपने संभावित फायदे और नुकसान का सही अंदाजा लगाया था? इसके लिए एक तकनीक है प्री-मॉर्टम विश्लेषण। प्री-मॉर्टम? पोस्टमॉर्टम सुना है, ये प्री-मॉर्टम क्या है? हाँ, प्री-मॉर्टम मतलब कोई बड़ा फैसला लेने से पहले ये कल्पना करना कि वो बुरी तरह फेल हो गया है। अरे। और फिर पीछे जाकर सोचना कि ऐसा किन-किन कारणों से हुआ होगा। ये आपको संभावित खतरों को पहले ही पहचानने में मदद करता है। ये तो दिलचस्प है, मतलब नतीजे आने से पहले ही विफलता की कल्पना करना ताकि उससे बचा जा सके। वाह। हाँ, और एंटी फ्रेजाइलिटी बनाने के लिए क्या करें, वो बारबेल स्ट्रेटजी के अलावा? हाँ, एंटी फ्रेजाइल कैसे बने? कई तरीके हैं। ऐसे मौके तलाशें जहां नुकसान सीमित हो, लेकिन फायदा होने की संभावना बहुत ज्यादा हो। एसिमेट्रिक अवसर, सिस्टम में थोड़ी अतिरेक यानी रिडंडेंसी और ढील यानी स्लैक बनाए रखें, जैसे इमरजेंसी फंड रखना, आय के एक से ज्यादा स्रोत बनाना। ताकि एक झटका सब कुछ खत्म न कर दे। बिल्कुल, कोशिश करें कि आप छोटी मोटी हानियां झेल सकें ताकि बड़ी जीत का इंतजार कर सकें, जैसे वेंचर कैपिटल मॉडल में होता है। ठीक है। मूल बात यह है कि खुद को ऐसी स्थिति में रखें जहां आप छोटे झटकों से सीख सकें और बड़े मौकों का फायदा उठा सकें। और वो
भाग्य के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाना, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर लक, इसका क्या मतलब हुआ? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, सुनने में लगता है, पर इसका मतलब है ऐसे काम करना जिनसे अच्छी किस्मत या संयोग से आपका सामना होने की संभावना बढ़ जाए। कैसे? अपना नेटवर्क बढ़ाएं और उसमें विविधता लाएं, डाइवर्सिफाई करें। आप नहीं जानते कौन सा इंसान, कौन सी मुलाकात कब आपके काम आ जाए। सही बात है। ऐसे कौशल सीखें जिनका कॉम्बिनेशन दुर्लभ हो, जो आपको दूसरों से अलग बनाए। और सबसे जरूरी, लगातार कोशिश करते रहे, समय के साथ बार बार छोटे छोटे दांव लगाएं। एक बार की विफलता अंत नहीं है। लगातार प्रयास करते रहने से सफलता की संभावना बढ़ती है। इसे टेम्पोरल डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं, समय के साथ विविधीकरण। ये समझ आता है। और एक और बात आपने कही थी, रक्षात्मक निराशावाद का अभ्यास करना, डिफेंसिव पेसिमिज्म। ये थोड़ा नकारात्मक नहीं लगता? नहीं, ये निराशावादी होने के बारे में नहीं है, ये यथार्थवादी होने के बारे में है। अच्छा। ये मानकर चलना कि हाँ, चीजें गलत हो सकती हैं, संयोग आपके खिलाफ जा सकता है, इसलिए हमेशा सुरक्षा का मार्जिन लेकर चलें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जैसे अपनी आय से कम खर्च करना, निवेश में जरूरत से ज्यादा जोखिम ना लेना, अलग अलग परिदृश्यों के लिए योजना बनाएं, बेस्ट केस, बेस केस, वर्स्ट केस। और क्या कोई ब्लैक स्वॉन जैसी अनहोनी भी हो सकती है? और सबसे जरूरी, किसी एक चीज पर पूरी तरह निर्भर होने से बचें, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से बचें, चाहे वो एक नौकरी हो, एक क्लाइंट हो या एक ही तरह का निवेश हो। ठीक है, तो प्रक्रिया पर ध्यान देना, एंटी फ्रेजाइल बनना, किस्मत के लिए मौके बढ़ाना और बुरे वक्त के लिए तैयार रहना, ये सब मिलकर हमें उस बुद्धिमान नाविक की तरह बनाते हैं। और शायद सबसे जरूरी है, किस्मत के बारे में कट्टर ईमानदारी अपनाना। बिल्कुल। सफलता में किस्मत की भूमिका को स्वीकार करें। इससे आप अहंकारी होने से बचेंगे और भविष्य में बेवजह के जोखिम नहीं लेंगे। और विफलता में ईमानदारी से विश्लेषण करें कि कितना नियंत्रण आपके हाथ में था और कितना नहीं। हर सफलता की कहानी के साथ किसी मिलती जुलती विफलता की कहानी का भी अध्ययन करें। इससे एक संतुलित नजरिया मिलेगा। सही है। और अंत में दोहराने योग्यता के अनुकूलन करें, रिपीटेबिलिटी। ऐसी प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप बार बार इस्तेमाल कर सकें और सुधार सकें। उन चीजों को मापें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं, यानी आपकी प्रक्रिया, ना कि सिर्फ भाग्य आधारित नतीजे। तो संक्षिप्त में कहें तो हम शायद हवा का रुख नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी नाव को चलाना और पाल को संभालना जरूर सीख सकते हैं। बिल्कुल। प्रक्रिया पर ध्यान देकर, झटकों से सीखने और मजबूत होने की क्षमता विकसित करके, और किस्मत और जोखिम की भूमिका को विनम्रता से स्वीकार करके। लेकिन जब आप किस्मत और जोखिम को, इस खेल को चलाने वाले इन अदृश्य हाथों की तरह देखना शुरू करते हैं, तो एक गहरा सवाल मन में उठता है। क्या? कितना काफी है? हाउ मच इज इनफ? वो कौन सा पड़ाव है जब हम और ज्यादा पाने की दौड़ बंद कर देते हैं और अपने लिए पर्याप्त की परिभाषा गढ़ना शुरू करते हैं? ये वाकई एक बहुत गहरा और जरूरी सवाल है, जो सफलता की हमारी पारंपरिक समझ को चुनौती देता है। अगले हिस्से में हम इसी सवाल के दिल में उतरेंगे, ये जानने की सूक्ष्म कला कि कब सीढ़ी चढ़ना बंद करना है और बस इतना ही कहना है। देर रात मुंबई, शहर की जगमगाती रूपरेखा महत्वाकांक्षा का एक नक्षत्र सी लगती है। उन्हीं ऊंची कांच की इमारतों में से एक में एक ट्रेडर अपनी स्क्रीन को घूर रहा है, पोर्टफोलियो 300% ऊपर। उसे जीत का एहसास होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। इसके बजाय उसके हाथ कांप रहे हैं जब वो फुसफुसाता है, अगर मैं इतना बना सकता हूं तो और क्यों नहीं। अब दृश्य बदलें। वाराणसी में एक रिटायर्ड स्कूल टीचर अपनी मामूली बचत गिन रही हैं। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है, संतोष है कि उनके पास सादगी से जीने और अपने पोते पोतियों की मदद करने के लिए पर्याप्त है। दो अलग तस्वीरें, बिल्कुल। हाँ, दो जीवन, पर्याप्त की दो परिभाषाएं, एक अंतहीन पीछा, दूसरा शांति में। आज के इस विचार विमर्श में हम इसी पहेली की तह तक जाएंगे कि ये पर्याप्त आखिर है क्या, और क्यों ज्यादा होते हुए भी अक्सर अधूरापन सा महसूस होता है। और यहीं पर मेरे ख्याल से सबसे खतरनाक वित्तीय जाल छिपा है। ये असफलता नहीं है। अच्छा, ये ना जानना है कि कब रुकना है। पर्याप्त, ये कोई नंबर नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं, ये मन की एक अवस्था है। मन की अवस्था। हाँ,
और अगर हम इसे परिभाषित नहीं करते हैं तो ये दुनिया, ये समाज इसे हमारे लिए परिभाषित करेगा और वो गोल पोस्ट हमेशा आगे खिसकता रहेगा। हमने पिछली बार भाग्य और जोखिम की बात की थी। अब ये समझना जरूरी हो जाता है कि ये अंदरूनी संतुष्टि का पैमाना कैसे तय हो। तो ये जो अंतहीन चाहत है, ये आती कहाँ से है? क्यों अक्सर ऐसा लगता है कि जितना भी हासिल कर लो कमी है, खासकर हमारे समाज में? आपने सही कहा, जहां तुलना तो जैसे आदत बन गई है। बिल्कुल, इसका एक बड़ा हिस्सा इसी तुलना के इंजन से चलता है। समाजशास्त्री इसे रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी कहते हैं। मतलब आप तब वंचित महसूस करते हैं जब आप दूसरों की तुलना में या अपनी उम्मीदों की तुलना में कमतर महसूस करते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास सच में कम है। अच्छा, आपकी संतुष्टि आपकी असलियत से नहीं, आपके रेफरेंस पॉइंट से तय होती है। बिल्कुल। ये तो वही बात हो गई, शर्मा जी का बेटा इतना कमाता है, तुम क्यों नहीं, है ना? सफलता को अक्सर ऐसे ही तुलना में ही मापा जाता है। आपकी अपनी उपलब्धि कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हाँ, हमेशा कोई ना कोई मिल ही जाता जिसके पास ज्यादा है, जो ज्यादा कमा रहे हैं। और अब तो सोशल मीडिया ने इसे कई गुना बढ़ा दिया है। ओहो हाँ, वो तो है ही। पड़ोसी की नई कार दिख गई, रिश्तेदार की विदेश यात्रा, सहकर्मी का प्रमोशन, ये एक ऐसी दौड़ बन जाती है जिसका कोई अंत ही नहीं है। इसे सोशल कंपैरिजन थ्योरी कहते हैं। हम मतलब इंसान स्वाभाविक रूप से दूसरों से तुलना करके खुद को आंकते हैं। इसमें एक होती है ऊपर की ओर तुलना, जो बेहतर कर रहे हैं उन्हें देखना। हाँ। अब ये प्रेरणा तो दे सकती है, लेकिन अगर लगातार करते रहें तो फिर डिप्रेशन, ईर्ष्या, आत्मसम्मान में कमी, ये सब होने लगता है। और नीचे की ओर तुलना, जिनके पास हमसे कम है, उससे शायद थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाए, पर वो स्थायी संतुष्टि नहीं देती। और दिलचस्प बात यह है कि हमारा दिमाग भी वो पूर्ण लाभ के बजाय रिलेटिव गेन, मतलब सापेक्ष लाभ पर ज्यादा प्रतिक्रिया करता है। मतलब जैसे अगर मेरी तनख्वाह बढ़ी है लेकिन मेरे साथ वाले की मुझसे ज्यादा बढ़ी है, तो मुझे उतनी खुशी नहीं होगी, भले मेरी तनख्वाह अच्छी खासी बढ़ी हो। बिल्कुल। न्यूरोसाइंस यही दिखाता है। हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर्स तब ज्यादा एक्टिव होते हैं जब हम किसी और से बेहतर करते हैं, भले ही हमारी अपनी उपलब्धि असल में छोटी क्यों ना हो। अरे बाप रे। और यही चीज हमें एक कभी न खत्म होने वाले ट्रेडमिल पर चढ़ा देती है। हेडोनिक ट्रेडमिल, मैंने सुना है इसके बारे में। मतलब हम खुशी के एक तय लेवल पर वापस आ जाते हैं, चाहे जिंदगी में कितने भी बड़े अच्छे या बुरे बदलाव क्यों ना आए। हाँ। आज जो सपना लगता है कल वो सामान्य बन जाता है, और परसों अरे ये काफी नहीं है। एकदम सही कहा। और इसके पीछे का जो विज्ञान है वो डोपामाइन से जुड़ा है। इसे अक्सर खुशी का केमिकल कहते हैं, पर असल में ये प्रत्याशा, मतलब उम्मीद और खोज को प्रेरित करने वाला केमिकल है। अच्छा, खुशी का नहीं? नहीं, सीधे तौर पर नहीं। ये इनाम मिलने पर उतना एक्टिव नहीं होता जितना उसकी उम्मीद में होता है। जैसे ही इनाम मिलता है, इसका लेवल गिर जाता है। ओह। तो वो चक्र चलता रहता है। उम्मीद जगी, थोड़ी देर की संतुष्टि मिली, फिर आदत पड़ गई, वो नई चीज सामान्य हो गई, और फिर कुछ और ज्यादा की नई चाहत पैदा हो गई। और ये चक्र हमारी वित्तीय आदतों में तो बहुत साफ दिखता है। जैसे मान लीजिए बेंगलोर में कोई सैलरीड प्रोफेशनल है, 10 साल में आमदनी दोगुनी हो गई, लेकिन खर्च भी उतनी ही तेजी से बढ़ गए। बेहतर फोन, बड़ा अपार्टमेंट, पहले से ज्यादा महंगी शादियां। बिल्कुल, हेडोनिक अडेप्टेशन। या फिर कोई स्टार्टअप फाउंडर है जिसने अपनी कंपनी बेच दी, अच्छा पैसा कमा लिया, लेकिन वो रुक नहीं पाता और आक्रामक तरीके से निवेश करता रहता है, ये सोचकर कि बस एक और बड़ी जीत और फिर स्थायी खुशी मिल जाएगी। हाँ, ये जो लगातार बढ़त की चाह है ना, ये मन की शांति को खत्म कर देती है। और ऐसा इसलिए नहीं कि संसाधनों की कमी है, हाँ। बल्कि इसलिए कि सीमाओं की कमी है। हाँ। हमने कोई सीमा तय ही नहीं की, और जब ये पीछा बेकाबू हो जाता है तो सफलता जहरीली भी बन सकती है। हमने ऐसे उदाहरण देखे, बिल्कुल, जैसे हर्षद मेहता की कहानी। एक समय शिखर पर थे, लेकिन वो कभी पर्याप्त नहीं वाली भावना, उसी ने उन्हें सब कुछ जोखिम में डालने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल। और रजत गुप्ता का मामला देखिए, मैकिन्जी के ग्लोबल हेड बने, $100 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति, फिर भी कहा जाता है कि वो अपने अरबपति क्लाइंट्स की तुलना में खुद को गरीब महसूस करते थे। ओह। बर्नी मैडॉफ की पॉन्जी स्कीम भी, वो भी कहीं ना कहीं इसी तरह की अपर्याप्तता की भावना से शुरू हुई थी। उन्हें एक जीनियस निवेशक के तौर पर देखे जाने की अतृप्त इच्छा थी। और आजकल के दौर में भी तो देखते हैं, कई इन्फ्लुएंसर्स, ट्रेडर्स जल्दी प्रसिद्धि और दौलत के पीछे भागते हुए कैसे बर्नआउट हो जाते हैं।
ये पैटर्न हर जगह दिखता है। हाँ, इन सभी मामलों में कुछ बातें कॉमन हैं। ऊपर की ओर तुलना करना, वो हिडोनिक एडेप्टेशन का शिकार होना, स्टेटस को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देना, और सबसे महत्वपूर्ण, पर्याप्त क्या है इसे परिभाषित ही ना कर पाना। वो हमेशा अगले बड़े लक्ष्य का पीछा करते रहे, ये समझे बिना कि फिनिश लाइन तो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। ये दिलचस्प है कि हजारों साल पहले भी, चाहे वो भारतीय ऋषि हों या स्टोइक दार्शनिक, उन्होंने इस पैटर्न को पहचाना था। हमारे यहाँ संतोष को एक बहुत बड़ा गुण माना गया है, बिल्कुल। अपनी कंटेंटमेंट। फिर भी आज की जो उपभोक्ता संस्कृति है वो अक्सर इस ज्ञान को जैसे उलट देती है। हाँ, बिल्कुल। स्टोइक दर्शन भी यही कहता है, अंदरूनी सद्गुण पर ध्यान दो, बाहरी चीजों जैसे धन को बहुत ज्यादा महत्व मत दो। सेनेका ने कहा था, गरीब वो नहीं जिसके पास बहुत कम है, बल्कि वो है जो और ज्यादा की लालसा करता है। हाँ। बौद्ध धर्म में भी तृष्णा यानी लालसा को दुख का मूल कारण बताया गया है। एपिक्यूरियन वाद ने भी कहा कि स्थायी सुख के लिए बुनियादी जरूरतों, भोजन, आश्रय, दोस्ती पर ध्यान दो और असीमित इच्छाओं जैसे बहुत सारा धन, प्रसिद्धि से बचो। तो सार यही है कि इच्छा नई इच्छा को जन्म देती है, तुलना हमारा संतोष चुरा लेती है। बिल्कुल, और पर्याप्तता को हमें अंदर से खुद परिभाषित करना होता है। तो सवाल फिर वही है, इसे व्यावहारिक रूप से कैसे करें? ये रोजमर्रा की भागदौड़ और लगातार और की चाहत के बीच अपना लंगर कैसे डालें? कैसे तय करें कि भाई बस इतना काफी है? यहीं पर एक आंतरिक परिभाषा की जरूरत पड़ती है, और ये सिर्फ सोचने से नहीं होता, इसे सक्रिय रूप से परिभाषित करना होता है। हमें बाहरी पैमानों को छोड़कर अपने लिए पर्याप्त का मतलब तय करना होगा। अपने लिए? हाँ, और ये 3 मुख्य क्षेत्रों के इर्द गिर्द घूमता है: स्वतंत्रता, सुरक्षा और मन की शांति। स्वतंत्रता मतलब अपनी शर्तों पर जीने की क्षमता, पैसों की मजबूरी से हटकर। हाँ, अपने मूल्यों के आधार पर चुनाव करने की आजादी। सुरक्षा यानी जीवन के जो उतार चढ़ाव आते हैं उनका सामना करने की क्षमता, जैसे एक इमरजेंसी फंड होना, स्वास्थ्य की देखभाल का इंतजाम, स्थिरता। और तीसरा, मन की शांति, वित्तीय चिंता से मुक्ति, दूसरों से तुलना करने की आदत से मुक्ति और अपने मूल्यों के साथ एक तालमेल। सही बात। और मूल विचार ये समझना है कि किस पॉइंट के बाद और ज्यादा पैसा इन 3 क्षेत्रों में कोई खास सुधार नहीं लाता है। एक सीमा होती है। ये बात समझ में आती है, लेकिन जानना एक बात है और उसे महसूस करना, उसे जीना वो दूसरी बात है। हम असल में अपने दिमाग को इस लगातार खोज से कैसे मुक्त करें, अपने सोचने के तरीके को कैसे बदलें? यहीं पर व्यवहारिक अभ्यास, प्रैक्टिकल स्टेप्स काम आते हैं। देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। हाँ। ये निरंतर अभ्यास हैं जो धीरे धीरे हमारे नजरिए को बदलते हैं। ये अपनी मानसिकता को रीवायर करने जैसा है। तो शुरुआत कहाँ से की जा सकती है? कोई ऐसा अभ्यास जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से शामिल किया जा सके? एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास है कृतज्ञता खाता या ग्रैटिट्यूड लेजर। हर रात सोने से पहले अपने जीवन के कोई 3 पहलू लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, जो आपके लिए पहले से ही पर्याप्त का एहसास कराते हैं। अच्छा। और सामान्य बातें नहीं, बल्कि विशिष्ट चीजें, जैसे आज परिवार के साथ शाम की वो बातचीत या काम पर मिली एक छोटी सी सराहना। समय के साथ ये अभ्यास हमारे दिमाग को कमी महसूस करने के बजाय जो हमारे पास है उसे देखने के लिए प्रशिक्षित करता है। ये सरल है लेकिन गहरा लगता है। और वो जो तुलना वाली आदत है जो इतनी गहराई तक बैठी हुई है, उसका क्या करें? उसके लिए तुलना डिटॉक्स आजमा सकते हैं। 3 दिनों के लिए, बस 3 दिन, सोशल मीडिया या दोस्तों परिवार की बातचीत में या गपशप में धन या जीवन शैली की तुलना करने से पूरी तरह बचें। पूरी तरह? हाँ, पूरी तरह। और ध्यान दें कि आपकी मानसिक शांति पर क्या असर पड़ता है। इससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि आप कितनी बार और किस हद तक तुलना करते हैं और ये आपकी शांति को कैसे भंग करता है। 3 दिन का डिटॉक्स सुनने में चुनौतीपूर्ण लग रहा है, पर इसका असर देखना वाकई दिलचस्प होगा। और अपने लिए पर्याप्त को परिभाषित करने के लिए कोई ठोस कदम, कुछ लिखने जैसा। हाँ, पर्याप्तता कथन अभ्यास। एक स्पष्ट वाक्य लिखें जो आपके जीवन के लिए पर्याप्त को परिभाषित करता है। समाज का स्टैंडर्ड नहीं, आपका अपना। जैसे मेरे लिए पर्याप्त का मतलब है अपने परिवार की बुनियादी जरूरतें पूरी करना,
भविष्य के लिए थोड़ी बचत करना और रात को बिना किसी वित्तीय चिंता के सो पाना, ये आपका व्यक्तिगत दिशा सूचक बन जाता है। इसे कहीं ऐसी जगह रखें जहां आप इसे रोज देख सकें। ये वाकई बहुत प्रैक्टिकल कदम है। ये सिर्फ इच्छा शक्ति की बात नहीं है, बल्कि सचेत रूप से आदतें बनाने और अपनी सोच को बदलने की बात है। बिल्कुल। और की चाहत का मनोविज्ञान शायद हमारे विकास का हिस्सा हो, लेकिन आज की इस प्रचुरता के युग में ये बेचैनी पैदा करता है। पर अच्छी बात यह है कि हमारे पास मेटाकॉग्निशन है, यानी अपने सोचने के तरीके के बारे में सोचने की क्षमता। हाँ, हम इन मनोवैज्ञानिक जालों को पहचान सकते हैं और जानबूझकर एक अलग रास्ता चुन सकते हैं। तो अंत में संतोष इच्छाओं को पूरा करने से नहीं मिलता, बल्कि इच्छा को समझने और शायद उसे थोड़ा सीमित करने से मिलता है। हाँ, और पर्याप्त को आंतरिक रूप से परिभाषित करने और अपने संसाधनों को, अपने समय को, अपनी ऊर्जा को अपने मूल्यों के साथ संरेखित करने से मिलता है। पर्याप्त को एक तरह की हार या समर्पण के रूप में नहीं, बल्कि मुक्ति के रूप में देखना। बिल्कुल। जिस पल कोई व्यक्ति अपने लिए पर्याप्त को परिभाषित करता है, वो बाहरी दबावों की अंतिम दौड़ से अपनी शक्ति वापस ले लेता है। ये कुछ ऐसा है जैसे मुंबई की भीड़ भरी लोकल ट्रेन से उतरकर किसी शांत मंदिर के आंगन में कदम रखना। दुनिया वही है, पर आपका अनुभव बिल्कुल अलग है। क्या खूब कहा। स्वतंत्रता, सुरक्षा और मन की शांति, इनके जरिए संतुष्टि पाना। हाँ, लेकिन पर्याप्त को परिभाषित करने के बाद भी एक और चुनौती सामने आती है, और वो है कंपाउंडिंग की शक्ति। अच्छा। छोटे छोटे निर्णय जो समय के साथ चुपचाप दोहराए जाते हैं, वो अकल्पनीय परिणाम दे सकते हैं। अगले अध्याय में हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे छोटे धैर्यपूर्ण कदम अक्सर बड़े और आकर्षक लगने वाले कदमों की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली रूप से हमारी किस्मत को बदल सकते हैं। अहमदाबाद, सुबह का धुंधलका। सूरज उगने से भी पहले एक चाय की दुकान का शटर खुलता है। हाँ, बिल्कुल सुबह का वक्त। एक बुजुर्ग मालिक बाहर आते हैं, कुछ सिक्के गिनते हैं और उन्हें धीरे से एक पुराने स्टील के डिब्बे में डालते हैं। और कुछ बुदबुदाते हुए, है ना? हाँ, हौले से कहते हैं, थोड़ा थोड़ा रोज रोज। पिछले 40 साल से यही नियम, यही डिब्बा, यही रोज की रस्म। सोचिए, 40 साल। आस पड़ोस वाले तो हंसते होंगे। बिल्कुल, कभी हंसते थे, कभी मजाक उड़ाते थे। लेकिन फिर एक दिन आया जब उन्होंने वो डिब्बा खोला। और क्या मिला? सामने थी बरसों की मेहनत, वो समय की ताकत। वाह। और दूसरी तरफ सोचिए, गुड़गांव का एक नौजवान निवेशक है, एकदम बेचैन। आजकल के माहौल जैसा। हाँ, हर कुछ महीनों में किसी नए हॉट स्टॉक के पीछे भागता है। उसका मानना है कि तेज दिमाग और सही वक्त पर कूद जाने से पैसा बनता है, धीरे धीरे चलने से नहीं। दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखाई देते हैं यहाँ। एक ठहरा हुआ शांत, दूसरा तेज बेचैन। और इन दोनों में से सिर्फ एक ही रास्ता कंपाउंडिंग के उस छुपे हुए वो शांत जादू को खोल पाता है। और समझने वाली बात यही है, देखिए, कंपाउंडिंग कोई दिमागी बाजीगरी नहीं है, ये असाधारण धैर्य का खेल है। धैर्य का खेल। हाँ, ये बात वॉरेन बफेट के उदाहरण से बिल्कुल साफ समझ आती है। बिल्कुल, उनकी लगभग 99% दौलत वो 50 साल की उम्र के बाद बनी। हाँ, और उसमें से भी करीब 97% तो 65 के बाद। कमाल है ना, कमाल ही है। पर ऐसा तो नहीं था कि वो बाद में कोई बेहतर निवेशक बन गए थे। मेरे ख्याल से उनके सालाना रिटर्न्स तो पहले से कम ही हुए थे। हाँ, आप सही कह रहे हैं, रिटर्न शायद उतने नहीं थे। तो फिर राज क्या था? वही तो मैं पूछना चाह रहा था, राज क्या था? राज था समय। दशकों तक मैदान में टिके रहने की काबिलियत, बस टिके रहना। समय मतलब बस डटे रहना। हाँ, बस डटे रहना। उनका पहला $1 मिलियन बनाने में काफी मेहनत और समय लगा, बहुत मुश्किल से। अच्छा। लेकिन उसके बाद के सोचिए $143 बिलियन, वो उसी अनुशासन को दशकों तक बनाए रखने से बने। समय ने सारा भारी काम किया है। समय ने? हाँ, मतलब 30 की उम्र में उनके पास करीब $1 मिलियन थे। 50 की उम्र तक ये 376 मिलियन हुए, फिर 65 तक 11 बिलियन, 11 बिलियन, और आज 144 बिलियन से भी ज्यादा। रिटर्न का प्रतिशत शायद मोटा मोटा एक जैसा रहा हो, लेकिन जिस रकम पर वो प्रतिशत लग रहा था ना, वो बढ़ती चली गई। वो आसमान छूने लगी। यही तो है कंपाउंडिंग।
रिटर्न पर रिटर्न और फिर उस मिले हुए रिटर्न पर और रिटर्न, ये एक बढ़ते जाने वाला सिलसिला है। समझ गया। और भारत में देखें तो थोड़ा थोड़ा रोज रोज, या वो कहावत है ना, बूंद बूंद से सागर भरने का विचार। हाँ, वो था हमारी संस्कृति में जैसे रचा बसा है। बिल्कुल, हमारे दादा दादी की बचत की आदतें याद आती हैं। सही बात है। मोहल्ले में चलने वाली कमेटी या चिट फंड, हाँ, वो कमेटियां, बैंकों में रिकरिंग डिपॉजिट खुलवाना, धीरे धीरे सोना जमा करना, ये सब कहीं ना कहीं उसी सोच से जुड़े थे, है ना? बिल्कुल, ये हमारी जड़ों में है। लेकिन आज की पीढ़ी शायद जानकारी के विस्फोट और तुरंत नतीजों की चाहत में अक्सर जल्दी अमीर बनने वाले रास्तों के पीछे भागती दिखती है। वहीं मैं आ रहा था। ये जो जल्दी जीत की चाहत है, हाँ, क्रिप्टो करेंसी का हल्ला, हाँ, क्रिप्टो या फिर FNO में तेजी से पैसा बनाने की कोशिश, बिल्कुल वायदा बाजार, हाँ, या किसी नए स्टार्टअप में जल्दी पैसा लगाकर बड़ा मुनाफा कमाने का सपना। सही कहा। इस भागदौड़ में वो मूल मंत्र भूल जाते हैं। कौन सा? कि असली ताकत अनुशासन के साथ लगातार टिके रहने में है, मतलब समय देने में है। हम शायद तात्कालिकता के इतने आदी हो गए हैं कि धैर्य रखना मुश्किल लगता है। ये बात सोचने वाली है। कितने ही भारतीय परिवारों ने इसी तरह बिना किसी लॉटरी या जैकपॉट के अपने घर बनाए। हाँ, और बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाई, अगली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव रखी। ये सब हुआ कैसे? वही दशकों तक लगातार छोटी छोटी बचत करने और उसे समझदारी से दोबारा इन्वेस्ट करने से। ये धीरज और अनुशासन की जीत थी, किसी एक बड़ी छलांग की नहीं। बिल्कुल। और इसके पीछे ना एक गहरा मनोवैज्ञानिक कारण भी है। अच्छा, क्या? हम इंसानों का दिमाग स्वाभाविक रूप से रैखिक, मतलब लीनियर तरीके से सोचने का आदी है। लीनियर मतलब सीधी रेखा में। हाँ, मतलब अगर कोई चीज आज धीरे धीरे बढ़ रही है तो हमें लगता है कि वो हमेशा ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। हम उस मोड़ को, उस टेक ऑफ पॉइंट को देख नहीं पाते जहां धीमी शुरुआत के बाद चीजें अचानक तेजी पकड़ लेती हैं। हाँ, जबकि कंपाउंडिंग का स्वभाव तो घातांकीय है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल, बिल्कुल। ये शुरू में लगभग अदृश्य रहती है, ऐसा लगता है मानो कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ, बिल्कुल फ्लैट लगता है शुरू में, और फिर अचानक से ग्राफ तेजी से ऊपर भागता है। ये गणित की सच्चाई और हमारी सोच के तरीके का सीधा टकराव है ना? बिल्कुल सीधा टकराव। और इसी टकराव की वजह से ज्यादातर लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं या रास्ता बदल लेते हैं। अच्छा, इसे अर्थशास्त्री एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बायस कहते हैं, यानी हम घातांकीय वृद्धि की ताकत को लगातार कम आंकते हैं। कम आंकते हैं? जैसे कोई उदाहरण है? हाँ, जैसे अगर किसी से पूछा जाए कि 10,000 रुपए को 10% सालाना ब्याज पर 30 साल के लिए छोड़ दिया जाए तो वो कितना बन जाएगा? 30 साल। ज्यादातर लोग क्या अंदाजा लगाएंगे? 50,000, 1 लाख। हाँ, बिल्कुल यही। शायद 50,000 रुपए, या बहुत हुआ तो 1 लाख। और असल जवाब क्या है? असल जवाब है करीब 1,74,490 रुपए। 1,74,000, मतलब अंदाजे से कहीं ज्यादा। बहुत ज्यादा। हमारी सोच सीधी रेखा खींचती है, जबकि कंपाउंडिंग एक ऊपर की ओर मुड़ती हुई तेज रफ्तार वाली रेखा है। हम पहले 10 साल के धीमे रिटर्न को देखकर अगले 20 साल का अंदाजा लगा लेते हैं और यही मार खा जाते हैं। ये चीज तो रोजमर्रा के भारतीय जीवन में साफ दिखती है। कहाँ पर? जैसे कई युवा नौकरी पेशा लोग अपनी SIP शुरू करते हैं बड़े जोश में। हाँ, बिल्कुल। लेकिन 2-3 साल में जब देखते हैं कि रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं है तो निराश होकर बंद कर देते हैं। बिल्कुल, वो ये नहीं समझ पाते कि असली खेल तो 10वें, 15वें या 20वें साल के बाद शुरू होना था। सही बात। या फिर छोटे दुकानदार या कारोबारी, उनका क्या? दशकों में धीरे धीरे बने ग्राहकों के भरोसे की कीमत कई बार कम आंकते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। हर संतुष्ट ग्राहक, हर ईमानदारी से किया गया सौदा, वो एक अदृश्य पूंजी जमा कर रहा है जो भविष्य में बड़े बिजनेस का आधार बनती है। बिल्कुल। और यही बात सीखने पर भी लागू होती है। कोई नया हुनर सीखते वक्त हाँ, शुरुआती दौर मुश्किल और धीमा लगता है तो कई लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। और उन्हें एहसास नहीं होता कि ज्ञान और कौशल भी बिल्कुल पैसे की तरह ही कंपाउंड होते हैं। ज्ञान का कंपाउंड होना, ये दिलचस्प है। हाँ, देखिए, गणित तो आईने की तरह साफ है। वो जो फॉर्मूला है ना, FV = PV × 1 + RT। हाँ, फ्यूचर वैल्यू वाला। उसमें T यानी समय का असर, R यानी रिटर्न की दर से कहीं ज्यादा होता है, खासकर जब T लंबा हो। समय का असर ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा। रूल ऑफ 72 भी यही बताता है। अगर आपको मान लीजिए 8% सालाना रिटर्न मिलता है तो आपका पैसा हर 9 साल में दुगना हो जाएगा। हर 9 साल में डबल? हाँ, अब सोचिए 45 साल में क्या होगा? ये 5 बार दुगना होगा। 5 बार मतलब 2, फिर 4, 8, 16, 32 गुना। बिल्कुल, आपका 1 लाख 32 लाख बन सकता है।
ये कोई जादू नहीं, सिर्फ धैर्य का गणित है। धैर्य का गणित। अच्छा, तो अगर गणित इतना साफ है और उदाहरण भी सामने हैं, तो फिर क्यों इतने कम लोग कंपाउंडिंग की इस जबरदस्त ताकत का पूरा फायदा उठा पाते हैं? कहीं ना कहीं हमारे मन में ही कोई बाधा है जो हमें रोकती है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। कई मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी है अधीरता, इम्पेशेंस, अधीरता, जिसे व्यवहार अर्थशास्त्र मतलब बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में हाइपोबॉलिक डिस्काउंटिंग कहते हैं। हाइपोबॉलिक डिस्काउंटिंग, इसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में? इसका सीधा मतलब है कि हम भविष्य में मिलने वाले बड़े इनाम के मुकाबले आज मिलने वाले छोटे इनाम को कहीं ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, जैसे आज मिलने वाले 100 रुपए हमें 1 साल बाद मिलने वाले 120 रुपए से ज्यादा आकर्षक लगते हैं, भले ही दूसरा विकल्प ज्यादा फायदेमंद हो। समझ गया। और इसी वजह से लोग अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से पैसा जल्दी निकाल देते हैं। हाँ, या बार बार रणनीति बदलते रहते हैं, या फिर डिविडेंड मिलने पर उसे खर्च कर देते हैं बजाय वापस इन्वेस्ट करने के। बिल्कुल, वो भविष्य के बड़े फायदे को आज की छोटी सी खुशी या जरूरत के लिए कुर्बान कर देते हैं। और दूसरी बड़ी बाधा है भटकाव, डिस्ट्रैक्शन, या जिसे नॉवेल्टी बायस कह सकते हैं, नयापन पसंद करना। हाँ, आज के दौर में चारों तरफ से नई नई चीजों की जानकारी हम पर बरसती रहती है। हर हफ्ते कोई नई बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है। हाँ, कोई नई क्रिप्टो करेंसी आ गई, किसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, कोई मीम स्टॉक चर्चा में है। बिल्कुल, हमारा ध्यान आसानी से भटक जाता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर बदलाव की एक कीमत होती है। कीमत मतलब सौदे का खर्चा, टैक्स, सही समय पर खरीदने बेचने का जोखिम और सबसे बढ़कर कंपाउंडिंग के सिलसिले का टूटना। हाँ, वो चेन टूट जाती है। बिल्कुल, अक्सर किसी थोड़े बेहतर रिटर्न की तलाश में हम उस अच्छी चीज से बाहर निकल जाते हैं जिसमें लंबे समय तक बने रहना कहीं ज्यादा फायदेमंद होता। समझ गया। और तीसरी बाधा शायद भावनाओं से जुड़ी हुई, इमोशंस। हाँ, तीसरी और शायद सबसे मुश्किल बाधा है भावनात्मक अस्थिरता, इमोशनल इनकंसिस्टेंसी। ये कैसे रोकती है? देखिए, कंपाउंडिंग का रास्ता सीधा और सपाट नहीं होता। बाजार में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं और आएंगे। हाँ, वो तो है। जैसे अमेरिका का S&P 500 इंडेक्स, जिसने लंबे समय में लगभग 10% सालाना रिटर्न दिया है, लेकिन इस सफर में ऐसे साल भी आए जब वो 37% गिरा। 37%? हाँ, और ऐसे भी जब 32% चढ़ा। औसत रिटर्न पाने के लिए इन तूफानी दौरों से गुजरना पड़ता है। और यहीं पर भावनाएं हावी हो जाती हैं। बिल्कुल, यहीं पर हमारा लॉस अवर्जन हावी हो जाता है। मतलब हमें नुकसान का डर उतना ही मुनाफा होने की खुशी से कहीं ज्यादा महसूस होता है। कहते हैं करीब 2.5 गुना ज्यादा। 2.5 गुना? हाँ, और डर में आकर हम पैनिक सेलिंग कर बैठते हैं, यानी नुकसान में ही अपनी होल्डिंग बेच देते हैं। डर में बेचना। और डलबार जैसी कई स्टडीज बार बार यही दिखाती हैं कि औसत निवेशक बाजार के असल रिटर्न से 3-4% कम कमा पाता है। 3 से 4% कम? हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भावनाओं में बहकर गलत समय पर खरीदता और बेचता है। और सोचिए, ये 3-4% का फर्क 30 सालों में आपकी कुल जमा पूंजी को लगभग आधा कर सकता है। आधा? ये तो बहुत बड़ी कीमत है भावनाओं में बहने की। लेकिन इसके उलट भारत में ही देखें तो धैर्य और अनुशासन के शानदार उदाहरण भी तो हैं। बिल्कुल हैं। जैसे आपने चिटफंड आंटियों का जिक्र किया था। हाँ, वो कमेटियां चलाने वाली। छोटे शहरों कस्बों में महिलाएं दशकों तक हर महीने अनुशासन के साथ छोटी छोटी रकम जमा करती हैं और इस साधारण से दिखने वाले काम से एक बड़ी पूंजी खड़ी कर लेती हैं। सही बात है। या फिर वो लाखों लॉन्ग टर्म SIP निवेशक। हाँ, जो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के बस हर महीने निवेश करते रहें और वक्त के साथ करोड़पति बन गए। उन्होंने कुछ खास या अनोखा नहीं किया, सिवाय इसके कि वो मैदान छोड़कर भागे नहीं, टिके रहे। और हमारे कुछ स्थायी भारतीय ब्रांड्स को देखें, अमूल या इन्फोसिस जैसे नाम। हाँ बिल्कुल, ये रातों रात नहीं बने। इन्होंने दशकों तक धैर्य के साथ अपनी साख बनाई, ग्राहकों का भरोसा जीता। ये सिर्फ बिजनेस नहीं, ये प्रतिष्ठा मतलब रेप्यूटेशन की कंपाउंडिंग है। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रतिष्ठा और भरोसा, ये भी तो समय के साथ धीरे धीरे ही जमा होते हैं, लगातार अच्छा काम करने से। जैसे कोका कोला की ब्रांड वैल्यू जो आज अरबों डॉलर में है, वो 135 साल से ज्यादा के समय में बनी है। ये रातों रात नहीं हो सकता। फेसबुक या व्हाट्सएप के साथ हुआ। नेटवर्क इफेक्ट्स। हाँ, जितने ज्यादा लोग जुड़ते हैं वो नेटवर्क उतना ही कीमती होता जाता है, जिससे और लोग जुड़ते हैं। ये भी तो एक तरह की कंपाउंडिंग ही है, जो धीरे धीरे शुरू होकर फिर तेजी पकड़ लेती है। वाह, तो ये सिद्धांत सिर्फ
पैसे या बिजनेस तक ही सीमित नहीं है, ये तो जीवन के हर पहलू में लागू होता दिखता है। बिल्कुल। सीखने में देखिए, लर्निंग में ज्ञान ईंट की तरह एक दूसरे पर जमता जाता है। अच्छा। और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वो आपस में जुड़कर नई समझ और नए आइडियाज पैदा करता है। किसी विषय को सीखने में लगाया गया 100वां घंटा पहले घंटे से कहीं ज्यादा असरदार होता है। 100वां घंटा ज्यादा असरदार क्यों? क्योंकि तब तक आपके दिमाग में एक ढांचा बन चुका होता है जिससे नई जानकारी आसानी से जुड़ जाती है। आप पैटर्न पहचानने लगते हैं, आप सीखते हैं कि कैसे और तेजी से सीखा जाए। मतलब सीखने की रफ्तार भी बढ़ जाती है। हाँ, आइंस्टाइन का वो चमत्कारी साल 1905 हो या डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किताब, ये सब सालों की गहरी जमी हुई सोच का नतीजा थे। ये ज्ञान की कंपाउंडिंग थी। समझ गया। और सेहत के मामले में भी यही बात लागू होती है? हेल्थ? बिल्कुल। रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतें, जैसे रोज थोड़ा व्यायाम करना, समय पर सोना, सही खाना, सालों में सेहत पर बहुत बड़ा फर्क डाल सकती है। और बुरी आदतें? बुरी आदतें भी ठीक इसी तरह जमा होती हैं, उनका नुकसान भी कंपाउंड होता है। 60 साल की उम्र तक आते आते एक ही उम्र के दो लोगों की बायोलॉजिकल उम्र में 15-20 साल का फर्क हो सकता है। 15-20 साल? हाँ, सिर्फ उनकी रोज की आदतों के कारण। ये रोज के छोटे छोटे फैसलों का जमा हुआ असर है। और रिश्तों का क्या? रिलेशनशिप्स? उनमें भी तो यही होता है। साथ बिताया वक्त, धीरे धीरे पनपता भरोसा, एक दूसरे के लिए इज्जत, साझा मूल्य, ये सब समय के साथ गहरे होते जाते हैं। हाँ, वो बॉन्ड मजबूत होता जाता है। बिल्कुल। हर मुश्किल वक्त में दिया गया साथ, हर खुशी का पल रिश्ते की बुनियाद को मजबूत करता जाता है। आप हजारों लोगों से सतही जान पहचान बना सकते हैं, लेकिन कुछ गहरे समय के साथ बने रिश्ते कहीं ज्यादा कीमती होते हैं। क्योंकि इनमें विश्वास होता है। हाँ, विश्वास होता है, ईमानदारी होती है और मुश्किल वक्त में सहारे की गारंटी होती है। ये सब सुनकर तो लगता है कि कंपाउंडिंग वाकई एक यूनिवर्सल सिद्धांत है, लेकिन असली सवाल यह है कि इस धीमी, शुरू में लगभग अदृश्य लगने वाली प्रगति को बनाए कैसे रखा जाए। जब नतीजे तुरंत नहीं दिखते तो हौसला बनाए रखना, टिके रहना, ये कैसे मुमकिन हो? ये वाकई सबसे बड़ी चुनौती है और इसका जवाब है कि इसे सिर्फ एक तकनीक की तरह नहीं, बल्कि एक मानसिकता, एक सोचने के तरीके की तरह अपनाना पड़ता है। मानसिकता कैसे? हाँ, मानसिकता। कुछ चीजें हैं जो इसमें मदद कर सकती हैं। पहला, अपनी प्रगति को सीधी गिनती में नापने के बजाय दोहरीकरण में देखें, डबलिंग्स में। डबलिंग मतलब मैंने कितने पैसे बचाए से ज्यादा जरूरी है सोचना, क्या मैंने अपना पहला डबल हासिल कर लिया या क्या मेरा ज्ञान दोगुना हो गया। ये सोच आपको लंबी हाथांकीय यात्रा पर फोकस करने में मदद करती है। अच्छा, फोकस बदलना है। हाँ। दूसरा, नतीजों से ज्यादा निरंतरता का जश्न मनाएं। कंसिस्टेंसी इज की। लगातार 200 दिन तक रोज थोड़ा पैसा बचाना या रोज व्यायाम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। भले ही नतीजा छोटा हो। हाँ, भले ही बचाई गई रकम छोटी हो या वजन कम ना हुआ हो, क्योंकि यही निरंतरता भविष्य के बड़े नतीजों की गारंटी है। निरंतरता का जश्न। ठीक है। और तीसरा, अपने दिमाग में सीधी लकीरों की बजाय ऊपर जाते हुए घातांकीय कर्व की कल्पना करें। एक्सपोनेंशियल कर्व्स। सोचें कि आज का ये छोटा सा कदम 10 साल, 20 साल, 30 साल में आपको कहाँ ले जाएगा। लंबी तस्वीर देखना। बिल्कुल। चौथा, धैर्य को अपनी पहचान का हिस्सा बनाएं। खुद को बार बार याद दिलाएं, मैं वो इंसान हूं जो धैर्य रखता है, अनुशासन से चलता है। मतलब खुद को प्रोग्राम करना। हाँ, एक तरह से। जब ये आपकी पहचान बन जाती है तो मुश्किल दौर में टिके रहना आपकी आदत बन जाता है। पांचवां, समझें कि शुरुआती दौर निराशाजनक लग सकता है। इसे प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं। अव्यक्त क्षमता का पठार, जैसे वो बांस का पेड़। बिल्कुल। जैसे बांस का पेड़ पहले 5 साल जमीन के नीचे सिर्फ अपनी जड़ें फैलाता है और फिर अचानक सिर्फ 6 हफ्तों में 90 फीट लंबा हो जाता है। विकास हमेशा हो रहा था, बस सतह के नीचे, अदृश्य रूप में। वाह, यह बढ़िया उदाहरण है। और आखिर में शायद सबसे जरूरी, अपने भविष्य के कमजोर स्व के लिए, मतलब फ्यूचर सेल्फ के लिए अभी से बचाव के इंतजाम करें। बचाव के इंतजाम मतलब हम जानते हैं कि भविष्य में लालच आएगा, डर लगेगा, हम भटक सकते हैं, इसलिए अपने निवेश को ऑटोमेट कर दें। हाँ, जैसे SIP ऑटो डेबिट। बिल्कुल।
अपनी प्रतिबद्धताओं को सार्वजनिक करें, दोस्तों या परिवार को बताएं, या कोई ऐसा साथी बनाएं जो आपको जवाबदेह ठहरा सके। ऐसा माहौल बनाएं जहां टिके रहना आसान हो और छोड़ देना मुश्किल। ये तो हुई मानसिकता की बात। इसे असल जिंदगी में उतारने के लिए कुछ छोटे प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज टाइप? हाँ, कुछ आसान चीजें आजमाई जा सकती हैं, जैसे एक कंपाउंडिंग ट्रैकर बनाएं। कंपाउंडिंग ट्रैकर? हाँ, कोई एक आदत चुने, चाहे वो पैसों की हो जैसे SIP, या व्यक्तिगत जैसे रोज 15 मिनट पढ़ना या सुबह की सैर। इसे 30 दिनों तक ट्रैक करें। और ट्रैक क्या करना है, कितना किया या बस किया कि नहीं? बस किया कि नहीं, ध्यान निरंतरता पर होना चाहिए, नतीजे पर नहीं। इससे टिके रहने की आदत बनेगी। अच्छा, सिर्फ कंसिस्टेंसी ट्रैक करनी है। दूसरा, 10 साल की कल्पना करें, विजुअलाइजेशन। आज आप जो एक छोटा सा काम रोज कर रहे हैं, सोचिए कि अगर आप इसे अगले 10 साल तक बिना रुके करते रहे तो इसका नतीजा क्या होगा। इसे कहीं लिखें विस्तार से। 10 साल का विजन, ठीक है। और तीसरा, एक आवेग ऑडिट करें, इम्पल्स ऑडिट, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। इम्पल्स ऑडिट, ये क्या है? जब भी आपके मन में किसी तुरंत फायदे, किसी क्विक विन का लालच आए, कोई हॉट स्टॉक टिप हो, कोई फटाफट वजन घटाने का नुस्खा हो, तो एक पल रुकें और खुद से पूछें, क्या मैं अभी के छोटे से उत्साह के लिए भविष्य के बड़े घातांकीय लाभ को दांव पर लगा रही हूं? वाह, ये सवाल तो सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या मैं तात्कालिक उत्साह के लिए घातांकीय लाभ का त्याग कर रही हूं? हाँ, ये छोटा सा सवाल आपको कई गलत फैसलों से बचा सकता है। कंपाउंडिंग को ना गंगा नदी की तरह देखिए। गंगा नदी कैसे? हिमालय में वो एक पतली सी, लगभग नजर न आने वाली धारा की तरह शुरू होती है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, दूसरी नदियां उसमें मिलती जाती हैं और धीरे धीरे वो एक ऐसी अजेय शक्ति बन जाती है जो लाखों लोगों का जीवन बदल देती है, पूरे परिदृश्य को नया आकार देती है। सही बात है। ठीक इसी तरह आपका आज का अनुशासित काम, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न लगे, समय के साथ मिलकर एक ऐसी ताकत बन जाता है जिसका मुकाबला कोई शॉर्टकट, कोई रातों रात वाली स्कीम नहीं कर सकती। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ सार यही है कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे, हुनर या रिश्तों तक सीमित नहीं है। ये जीवन में वो जो घातांकीय वृद्धि है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, उसके सिद्धांत को समझने और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का नजरिया है। बिल्कुल। कम रिटर्न दरें भी अगर लंबे समय तक लगातार बनी रहें तो उन बड़ी दरों को हरा देती हैं जो बीच बीच में टूट जाती हैं। खेल में बने रहना ज्यादा जरूरी है। हाँ, टिके रहना सबसे ज्यादा रिटर्न पाने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा जरूरी है। ये भावनाओं के ऊपर गणित पर भरोसा करना है, मोटिवेशन के ऊपर सिस्टम पर भरोसा करना है, और दिनों या हफ्तों के ऊपर दशकों पर भरोसा करना है। शायद आपका 70 साल का स्व, मतलब आपका फ्यूचर सेल्फ, आपके 20 साल के स्व को ज्यादा मेहनत करने के लिए उतना धन्यवाद ना दे जितना जल्दी शुरू करने और लंबे समय तक टिके रहने के लिए देगा। सही। समय होशियारी नहीं, निरंतरता तेजी नहीं, धैर्य दिमागी कसरत नहीं, यही कंपाउंडिंग की असली बहुआयामी, शांत मगर अपराजय शक्ति है। लेकिन धन कमाना कहानी का केवल आधा हिस्सा है। असली मुश्किल वहां पहुंचना नहीं है, बल्कि वहां बने रहना है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा सच है। तो अगले पड़ाव में हम हिम्मत और सावधानी के बीच के उस नाजुक संतुलन पर कदम रखेंगे जहां साम्राज्य या तो संभाले जाते हैं या हमेशा के लिए बिखर जाते हैं। सोचिए, 1980 का दशक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एकदम गहमा गहमी। हाँ, वो माहौल। फर्श पर जैसे एक तूफान सा मचा है। एक नौजवान ट्रेडर है, उसकी आवाज उस शोर में भी गूंज रही है, खरीदो, बेचो। वो अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा है। उसके लिए तो बस हिम्मत ही सब कुछ है। हाँ, उसके लिए दौलत हिम्मत का ही दूसरा नाम है, जोखिम उठाने का इनाम। अब चलिए शहर के दूसरे छोर, एक शांत सी गली में, एक पुराने पारसी घर के अंदर। अच्छा। एक बुजुर्ग व्यवसायी बैठे हैं, उनके सामने फैली है उनकी बैलेंस शीट। वो उसे देख रहे हैं, लेकिन बिल्कुल शांत, उस शोर और उत्तेजना से कोसों दूर, एक गहरी विनम्रता के साथ। दो अलग दुनियाएं। बिल्कुल। एक तेजी से अमीर बनने की दौड़ में है, दूसरा अपनी बनी बनाई दौलत को बचाने की जद्दोजहद में। खेल एक ही है, पैसे का, लेकिन नियम एकदम अलग है। और शायद यहीं पर हमारी आज की बातचीत का पूरा सार छुपा है ना। हाँ बिल्कुल। दौलत बनाना और उसे संभाल कर रखना, ये दो बिल्कुल अलग मानसिक खेल हैं।
देखिए, अक्सर जिन गुणों से आप दौलत खड़ी करते हैं, वो हिम्मत, वो आशावाद, वो बड़े जोखिम लेने की चाहत, हाँ हाँ। वही गुण आपकी दौलत के सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं जब आप एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं। मॉर्गन हाउसल ने इस पर काफी अच्छा लिखा है। हाँ, मैंने पढ़ा है। वो कहते हैं पैसा कमाने के लिए आपको जोखिम लेना पड़ता है, भविष्य को लेकर आशावादी होना पड़ता है, अनिश्चितता में कूदना पड़ता है, लेकिन पैसा बनाए रखने के लिए उसके लिए ठीक उल्टा चाहिए। थोड़ी सी क्या कहते हैं, घबराहट, विनम्रता और ये डर कि जो आज आपके पास है वो कल उतनी ही तेजी से छिन भी सकता है। ये तो बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास है। मतलब अमीर बनना एक तरह की तेज दौड़ है, स्प्रिंट। हाँ बिल्कुल। लेकिन अमीर बने रहना एक मैराथन है, उसमें धीरज चाहिए, सावधानी चाहिए। सही कहा। दौलत बनाना मतलब हमला करना, दौलत बचाना मतलब रक्षा करना। तो ये कोई आखिरी मंजिल नहीं है, ये तो एक तरह का संतुलन साधना है ना, दो अलग तरह की सोच के बीच। एग्जैक्टली। दौलत बनाने वाले, जिन्हें हम वेल्थ क्रिएटर्स कह सकते हैं, उनमें अक्सर गजब का आशावाद होता है, खुद पर अटूट विश्वास, दूर तक देखने की क्षमता और हाँ, जोखिम से प्यार। उनका जोर करने पर होता है, एक्शन पर। हाँ, उनका इंजन एक्शन से चलता है। और दूसरी तरफ वो हैं जो दौलत बचाते हैं, वेल्थ प्रिजर्वर्स। हाँ, उनमें आपको एक तरह का रक्षात्मक निराशावाद दिखेगा। वो अगर कुछ गलत हो गया तो वाली सोच रखते हैं। अच्छा। उनमें विनम्रता होती है, यथार्थवाद होता है और जोखिम से बचने की प्रवृत्ति। वो धैर्यवान होते हैं और अपनी भावनाओं से ज्यादा आंकड़ों पर भरोसा करते हैं। तो सबसे बड़ा खतरा यही है कि इंसान ये समझ ही ना पाए कि अब गियर बदलने का वक्त आ गया है। बिल्कुल। जिन रणनीतियों ने आपको एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचाया, वही आपको नीचे खाई में भी धकेल सकती हैं, अगर आप बदले नहीं तो। इसे अगर हम अपने देश के इतिहास से जोड़कर देखें, आजादी के बाद भारत को ऐसे ही दिलेर लोगों की जरूरत थी, जोखिम लेने वालों की। हाँ, उस वक्त तो जरूरत ही वही थी। धीरूभाई अंबानी जैसे उद्यमी, जिन्होंने शून्य से इतने बड़े साम्राज्य खड़े कर दिए। उन्हें दौलत बनानी थी, देश को खड़ा करना था। उस समय तो आशावाद और हिम्मत ही सबसे बड़ी पूंजी थी। बिल्कुल, वो क्रिएटर मोड का दौर था पूरी तरह से। लेकिन फिर उन परिवारों को देखिए जिन्होंने पीढ़ियों से अपनी दौलत को न सिर्फ बचाए रखा बल्कि बढ़ाया भी। हाँ, वो भी तो है। उन्होंने संरक्षण की कला में महारत हासिल की, जरूरत से ज्यादा कर्ज से हमेशा दूर रहे, अपनी संपत्ति को अलग अलग जगहों पर निवेश किया, मतलब डाइवर्सिफाई किया। कभी चादर से ज्यादा पैर नहीं पसारे। हाँ, ये बात तो है। आप देखिए कितने ही पुराने जमींदार परिवार थे। हाँ, बहुत थे। जो सब कुछ गंवा बैठे, शायद इसलिए क्योंकि वो बदलते वक्त के साथ अपनी सोच और रणनीति नहीं बदल पाए। वो उसी राजा वाली मानसिकता में ही जीते रहे। सही कहा। और वहीं दूसरी तरफ शायद टियर 2 शहरों में ऐसे कई छोटे दुकानदार या व्यापारी मिल जाएंगे, हाँ, बिल्कुल। जिनके परिवार ने पीढ़ी दर पीढ़ी चुपचाप, बिना किसी दिखावे के, सतर्क बचत और समझदारी भरे निवेश से स्थायी संपत्ति बनाई। ये प्रिजर्वर मानसिकता का बेहतरीन उदाहरण है। वो सुर्खियों में नहीं आए, लेकिन टिके रहे। और ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर लाता है, सर्वाइवरशिप बायस। हाँ, उत्तरजीविता पूर्वग्रह। हम हमेशा कामयाब लोगों की कहानियां सुनते हैं, उनके भाषण पढ़ते हैं, उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। हाँ। हर जेफ बेजोस या एलन मस्क, जिन्होंने अपनी पूरी कंपनी दांव पर लगा दी और जीत गए, उनकी जीत के पीछे हजारों ऐसे गुमनाम चेहरे हैं जिन्होंने ठीक वैसा ही जोखिम लिया और बर्बाद हो गए। हम हमेशा बचे हुए लोगों का अध्ययन करते हैं, उस अदृश्य कब्रिस्तान का नहीं जहां असफल कोशिशें दफन हैं। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब हम सफलता का जो फॉर्मूला पढ़ते हैं या सुनते हैं, वो असल में अधूरा है। बिल्कुल अधूरा है। इसे आंकड़ों में समझिए। मान लीजिए 10,000 लोगों ने अपना स्टार्टअप शुरू किया। ठीक है। रिसर्च बताती है कि शायद 95% यानी 9,500 बुरी तरह असफल हो जाएंगे। वो चुपचाप कहीं गायब हो जाते हैं, उनकी कहानी कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता। बाकी 5% यानी 500 सफल होते हैं। वो हीरो बन जाते हैं, मैगजीन कवर पर छा जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में बताते हैं हिम्मत करो, बड़ा सोचो, सब कुछ दांव पर लगा दो। हाँ, यही सुनते हैं हम। अब सोचिए, अगर आप उन 9,500 असफल लोगों से पूछते तो वो क्या सलाह देते? शायद ठीक उल्टी, सावधान रहो, ज्यादा कर्ज मत लो, धीरे चलो। लेकिन उनकी आवाज तो हम तक पहुंचती ही नहीं। हम सिर्फ विजेताओं का शोर सुनते हैं और ये मान लेते हैं कि जोखिम लेना हमेशा फायदेमंद होता है, जो कि सच नहीं है। भारत में ही देखें, बेंगलोर की आईटी लहर को याद कीजिए। 90 के दशक के अंत और 2000 की शुरुआत में कितने संस्थापक बड़ी उम्मीदों और हिम्मत के साथ आगे बढ़े थे। हाँ, वो एक दौर था। लेकिन जब 2000 का .com क्रैश आया तो कौन बचा?
बचे वही जिन्होंने ज्यादा पैर नहीं फैलाए थे। हाँ, ज्यादातर वही बचे जिन्होंने जरूरत से ज्यादा विस्तार नहीं किया था, जिन्होंने अपने खर्चे काबू में रखे थे, जिन्होंने सिर्फ उम्मीद पर सब कुछ दांव पर नहीं लगाया था। वो बच गए और बाद में बड़े बने। ये सर्वाइवरशिप बायस का जीता जागता उदाहरण है। इस पूरी यात्रा को एवरेस्ट पर चढ़ने के रूपक से समझें तो शायद और साफ होगा। हाँ, ये बहुत अच्छा रूपक है। दौलत बनाना एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने जैसा है। इसके लिए जबरदस्त हिम्मत, महत्वाकांक्षा और शारीरिक मानसिक सहन शक्ति चाहिए। ये एक ग्लैमरस हिस्सा है जिसकी सब बात करते हैं, चढ़ाई वाली बात। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि पर्वतारोहियों की ज्यादातर मौतें चोटी पर पहुंचने के बाद नीचे उतरते समय होती हैं। ओह, नीचे आते हुए। हाँ, असली चुनौती, असली परीक्षा शिखर पर बने रहना और सुरक्षित वापस लौटना है। दौलत के साथ भी यही है। उसे बनाना मुश्किल है, पर उसे बनाए रखना, उस शिखर पर टिके रहना, वो उससे कहीं ज्यादा मुश्किल और कम ग्लैमरस काम है। तो ये जो नीचे उतरते वक्त होने वाली गलतियां हैं, इसके पीछे क्या मनोविज्ञान काम करता है? क्यों लोग शिखर पर पहुंचकर फिसल जाते? इसके पीछे कई गहरे मनोवैज्ञानिक कारण हैं। एक तो है इमोशनल यूफोरिया, या कह लीजिए अति आत्मविश्वास। अच्छा। जब आप सफल होते हैं, खासकर बड़ी सफलता मिलती है, तो दिमाग में डोपामाइन का सैलाब सा आ जाता है। आपको लगने लगता है कि आप अजय हैं, कि आपका हर फैसला सही होगा, कि जोखिम लेना ही सफलता की गारंटी है। हाँ, मैं तो गलत हो ही नहीं सकता वाली फीलिंग। सही। नोबेल विजेता डैनियल कानमन का शोध बताता है कि उद्यमिता के लिए ये अति आत्मविश्वास शायद जरूरी भी है, वरना कोई पहला कदम ही नहीं उठाएगा। लेकिन दौलत बचाने के लिए यही अति आत्मविश्वास जहर बन जाता है। और इसी से जुड़ा है वो हाउस मनी इफेक्ट। हाउस मनी इफेक्ट। जब हम जीते हुए पैसे से खेलते हैं तो उसे अपना पैसा नहीं मानते और ज्यादा लापरवाही से जोखिम लेते हैं। सोचते हैं ये तो बोनस है, गया तो गया। अच्छा, और इसका उल्टा क्या है? जो लोग दौलत बचा पाते हैं, उनकी मानसिकता कैसी होती है? उनमें होती है हम्बल कॉशन, यानी विनम्र सावधानी। वो अपनी सफलता पर इतराते नहीं। वो अक्सर अपनी सफलता का श्रेय भाग्य, सही समय या दूसरों की मदद को देते हैं। वॉरेन बफेट का मशहूर ओवेरियन लॉटरी वाला विचार याद है? हाँ हाँ। वो कहते हैं कि उनका सबसे बड़ा सौभाग्य अमेरिका में सही समय पर सही माहौल में पैदा होना था। ये विनम्रता है। वो मानते हैं कि दुनिया अनिश्चित है और कुछ भी हो सकता है। सही। फिल टेटलॉक का शोध भी यही दिखाता है कि जो लोग अपनी भविष्यवाणियों को लेकर कम आश्वस्त होते हैं, वो लंबे समय में ज्यादा सटीक साबित होते हैं। भारत में भी देखिए, जो पीढ़ियों से चली आ रही शांत दौलत है, हाँ, जो दिखती नहीं ज्यादा, हाँ, वो अक्सर इसी विनम्रता और दिखावे से दूरी का प्रतीक है। वो अपनी दौलत को संभाल कर रखते हैं, उसका ढिंडोरा नहीं पीटते। नसीम तालिब एक और दिलचस्प बात कहते हैं, विनाश की समस्या या रूइन प्रॉब्लम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत गहरा है। तालिब कहते हैं कि आपको किसी भी ऐसे जोखिम से हर कीमत पर बचना है जिसमें सब कुछ खोने की, यानी पूरी तरह बर्बाद होने की थोड़ी सी भी संभावना हो। मान लीजिए 1% भी हो। क्यों? 1% तो बहुत कम लगता है। कम लगता है, लेकिन अगर वो 1% हो गया तो आप पूरी तरह बर्बाद हो गए। खेल खत्म, आप वापस नहीं आ सकते। एर्गोडिसिटी का सिद्धांत यही कहता है, लंबे समय तक किसी खेल में टिके रहने के लिए आपको हर राउंड में जीवित रहना होगा, चाहे छोटे मोटे नुकसान क्यों ना हो। अच्छा, मतलब एक भी बार जीरो नहीं होना है। बिल्कुल। एक बड़ी विनाशकारी गलती आपके दशकों की मेहनत और मुनाफे को एक झटके में शून्य कर सकती है। दौलत बनाना एक प्रक्रिया है, लेकिन दौलत खोना अक्सर एक घटना होती है, तेज और अंतिम। इतिहास तो ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है ना? 1929 के महान क्रैश को ही देख लीजिए। जैसी लिवरमोर, वो एक लेजेंडरी ट्रेडर थे। हाँ, नाम सुना है। उन्होंने क्रैश को पहले ही भांप लिया और शॉर्ट सेलिंग से उस दौर में भी खूब पैसा बनाया। लेकिन वो रुके नहीं, वो आक्रामक बने रहे, बड़े दांव लगाते रहे और अंत में सब कुछ गंवा बैठे, दिवालिया हो गए। ओहो। दूसरी तरफ जोसेफ कैनेडी, हाँ, राष्ट्रपति कैनेडी के पिता, और बर्नार्ड बारूक जैसे समझदार निवेशक थे। उन्होंने खतरे को भांपा, समय रहते बाजार से बाहर निकल गए, अपनी दौलत बचा ली और जब मौका आया तो सस्ते में खरीदने के लिए तैयार थे। वो प्रिजर्वर मोड में चले गए थे, सही समय पे डिफेंसिव हो गए। हाँ, और हाल के वर्षों में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं। कौन से? कई हैं। 1998 में लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट LTCM का पतन याद कीजिए। इसे चलाने वाले 2 नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री थे। हाँ, ये तो बड़ी कहानी थी। गणितीय मॉडल पर आधारित अत्यधिक लीवरेज लिया और एक अप्रत्याशित रूसी संकट ने उन्हें डुबो दिया। फिर 2008 का लेहमन ब्रदर्स का दिवालियापन, 158 साल पुरानी प्रतिष्ठित संस्था, वो तो भूला ही नहीं जा सकता। फिर वही कहानी
जरूरत से ज्यादा जोखिम, अत्यधिक लीवरेज और ये विश्वास कि हम इतने बड़े हैं कि डूब ही नहीं सकते। सीईओ डिक फुल्ड की यही मानसिकता उनके पतन का कारण बनी। और हाल ही में 2021 का आर्केगोस कैपिटल मैनेजमेंट का मामला भी कुछ ऐसा ही था। हाँ, बिल हॉन्ग, उन्होंने भी अत्यधिक लीवरेज का इस्तेमाल करके कुछ ही स्टॉक्स पर बड़े दाव लगाए। जब वो स्टॉक्स गिरे तो कुछ ही दिनों में $20 बिलियन से ज्यादा स्वाहा हो गए। बाप रे, $20 बिलियन? पैटर्न देख रही हैं आप? दौलत बनाने वाली आक्रामकता जब बिना लगाम के चलती है तो वही दौलत मिटाने का कारण बन जाती है। बिल्कुल। भारतीय संदर्भ में भी अनगिनत उदाहरण है। कितने ही पारिवारिक व्यवसाय दूसरी या तीसरी पीढ़ी में लालच, अति आत्मविश्वास या बदलते वक्त के साथ न ढल पाने के कारण बिखर गए। हाँ, ये तो बहुत आम है। जबकि वो व्यवसाय टिके रहे और बढ़ते गए, जिन्होंने कर्ज कम रखा, नकदी का भंडार बनाए रखा और धीरे धीरे विस्तार किया। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट में भी यही हुआ। जिन्होंने जरूरत से ज्यादा लीवरेज लिया था वो गायब हो गए। जो सतर्क थे वो न सिर्फ बचे रहे बल्कि और मजबूत होकर उभरे। तो ये एकदम साफ है कि सिर्फ दौलत बनाना ही काफी नहीं है, उसे बचाए रखने के लिए अलग हुनर और एक अलग मानसिकता चाहिए। तो सवाल ये है कि ये हुनर और मानसिकता, इन्हें विकसित कैसे करें? इसके लिए कौन से भावनात्मक या मानसिक औजार जरूरी हैं? बहुत अच्छा सवाल है। कुछ प्रमुख मानसिक औजारों की बात करते हैं। पहला है प्रोडक्टिव पैरानोया। प्रोडक्टिव पैरानोया मतलब उत्पादक व्यामोह? ये कैसा नाम है? सुनने में अजीब लगता है पर यह बहुत जरूरी है। इंटेल के महान सीईओ एंडी ग्रोव कहते थे, सिर्फ व्यामोही ही जीवित रहते हैं। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त डरते रहें, बल्कि ये कि आप हमेशा सोचें कि क्या गलत हो सकता है। अपने निवेश, अपने बिजनेस प्लान का स्ट्रेस टेस्ट करें। कल्पना करें कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, जिसे तालिब ब्लैक स्वान कहते हैं। हाँ, अप्रत्याशित घटना। क्या आप तब भी टिक पाएंगे? मशहूर निवेशक जिम रोजर्स कहते हैं, मैं दुनिया का सबसे बुरा निवेशक हूं। मैं हमेशा ये मानकर चलता हूं कि मैं गलत हूं। ये सोच आपको जमीन पर रखती है और बड़ी गलतियों से बचाती है। ये तो हुआ हमेशा बुरे की कल्पना करना। दूसरा औजार क्या है? दूसरा है रेडिकल फ्लेक्सिबिलिटी, यानी एक कट्टर लचीलापन। दुनिया बदल रही है, बाजार बदल रहे हैं, तकनीक बदल रही है। अगर आप अपनी पुरानी सफलताओं या अपनी पहचान से चिपके रहेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। जैसे कोडाक? बिल्कुल सही उदाहरण। उन्होंने पहला डिजिटल कैमरा बनाया था, लेकिन वो अपनी फिल्म वाले बिजनेस से इतने जुड़े थे कि डिजिटल क्रांति को अपना ही नहीं पाए और इतिहास बन गए। आपको अपनी मान्यताओं को, अपनी रणनीतियों को, यहां तक कि अपनी पहचान को भी जरूरत पड़ने पर बदलने के लिए तैयार रहना होगा। मतलब जिद्दी नहीं होना है। हाँ, निवेशक पॉल ट्यूडर जोन्स कहते हैं, मैं हर सुबह ये मानकर उठता हूं कि मेरी हर पोजीशन गलत हो सकती है। ये लचीलापन आपको अनुकूलन करने की ताकत देता है। यानी अपनी जीत से प्यार मत करो, अपनी रणनीति से प्यार मत करो, बदलते रहो। तीसरा क्या है? तीसरा है फाइनेंशियल आर्मर, यानी वित्तीय कवच। ये बेंजामिन ग्राहम के मार्जिन ऑफ सेफ्टी के सिद्धांत जैसा है। सुरक्षा का दायरा। हाँ, हमेशा अपनी सुरक्षा का एक दायरा बनाकर चलें। इसका मतलब है पर्याप्त नकद या लिक्विड संपत्ति रखना, ताकि अप्रत्याशित झटकों को झेल सकें। कम लीवरेज यानी कम उधार का इस्तेमाल करना, अपने निवेशों को अलग अलग एसेट क्लास और भौगोलिक क्षेत्रों में फैलाना, मतलब डाइवर्सिफाई करना। यहां तक कि अपने करियर में भी विकल्प खुले रखना। जैसा रे डालियो कहते हैं, जो क्रिस्टल बॉल के सहारे जीता है वो टूटे हुए कांच खाएगा। भविष्य का अनुमान लगाने के बजाय खुद को भविष्य के झटकों के लिए तैयार रखना ज्यादा जरूरी है। ये बात तो सही है। और चौथा मानसिक औजार? चौथा है कंट्रोल्ड एक्सपोजर, यानी नियंत्रित जोखिम लेना। नसीम तालिब इसे बारबेल स्ट्रैटेजी कहते हैं। बारबेल जैसे जिम में होती है? हाँ, कुछ वैसा ही। अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा, जैसे 85-90%, अत्यंत सुरक्षित जगहों पर लगाएं, जैसे सरकारी बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट या नकदी। यहां आपका लक्ष्य पूंजी बचाना है, कमाना नहीं। ठीक है, एक सिरा सुरक्षित और बाकी छोटा हिस्सा 10-15% अत्यंत जोखिम भरे लेकिन बहुत ज्यादा मुनाफे की संभावना वाले दांवों पर लगाएं, जैसे कोई नया स्टार्टअप, कोई क्रांतिकारी आइडिया। ये दूसरा सिरा हो गया। हाँ, इस रणनीति में आप बीच के रास्ते यानी मध्यम जोखिम से बचते हैं। या तो आप पूरी तरह सुरक्षित हैं या फिर आप सीमित पूंजी से बड़ा धमाका करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जोखिम वाला हिस्सा डूब भी गया तो आपका बड़ा हिस्सा सुरक्षित है, लेकिन अगर वो चल गया तो आपको असाधारण रिटर्न मिल सकता है। ये आपको विनाश से बचाता है पर बड़े अवसर भी देता है। ये मानसिक और रणनीतिक औजार तो समझ आते हैं, लेकिन इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए, मतलब प्रैक्टिस में लाने के लिए, क्या कुछ ठोस अभ्यास या तरीके हैं? हाँ बिल्कुल,
कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास हैं। पहला, एक रिस्क डायरी बनाएं। रोज नहीं तो हफ्ते में एक बार बैठें और लिखें, आज मेरे सामने सबसे बड़े 3 वित्तीय या व्यावसायिक जोखिम कौन से हैं। अच्छा, उन्हें लिख लें। हाँ, फिर हर जोखिम के आगे खुद से ये सवाल पूछें, अगर ये जोखिम सच हो गया, अगर सब कुछ गलत हो गया, तो क्या मैं और मेरा परिवार फिर भी टिक पाएंगे? क्या हम सरवाइव कर लेंगे? ये अभ्यास आपको ख्याली पुलाव पकाने से रोकेगा और जमीनी हकीकत से जोड़े रखेगा। ये तो काफी दमदार अभ्यास लगता है, सोचने पर मजबूर करेगा। दूसरा है वेल्थ प्रोटेक्टर रूल, यानी धन रक्षक नियम। एक सीधा साधा नियम बनाएं और उसका कड़ाई से पालन करें। मैं कभी भी वो पैसा निवेश नहीं करूंगा जिसे मैं पूरी तरह खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, ये नियम आपको उन विनाशकारी दांवों से बचाएगा जिनकी बात हमने पहले की थी, रूइन प्रॉब्लम से। याद रखिए, पूंजी खत्म तो खेल खत्म, वापसी का रास्ता बंद हो जाता है। सही है। और तीसरा है ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस, यानी विनम्रता का अभ्यास। ये थोड़ा अमूर्त लग सकता है पर बहुत जरूरी है। कैसे करें इसे? हर महीने या हर तिमाही में एक बार शांति से बैठकर खुद को याद दिलाएं, मैं आज शायद सही हूं, मेरी रणनीतियां काम कर रही हैं, लेकिन मैं कल गलत हो सकता हूं। भाग्य ने मेरा साथ दिया है, दुनिया बदल सकती है। आप अपनी पिछली सफलताओं की समीक्षा कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि उनमें भाग्य का कितना योगदान था। अलग चरणों में हमारी प्राथमिकताएं बदलती हैं। जैसे? पहला चरण है निर्माण, क्रिएशन मोड। जब आप युवा हैं, शुरुआत कर रहे हैं, दौलत बना रहे हैं, यहाँ जोखिम लेना, तेजी से आगे बढ़ना, नया अवसर तलाशना जरूरी है। आशावाद आपका ईंधन है। ठीक है। दूसरा चरण है संक्रमण, ट्रांजिशन फेज। जब आप एक निश्चित स्तर की संपत्ति बना लेते हैं, अब धीरे धीरे फोकस बढ़ने के साथ साथ बचाने पर भी आना शुरू होता है। आप जोखिम कम करने लगते हैं, स्थिरता पर ध्यान देते हैं। ओके, बीच का रास्ता। और तीसरा चरण है संरक्षण, प्रिजर्वेशन मोड। जब आपके पास पर्याप्त संपत्ति जमा हो जाती है, आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, अब मुख्य लक्ष्य दौलत को बचाना, उसे धीरे धीरे मुद्रास्फीति से ज्यादा दर पे बढ़ाना और अगली पीढ़ी को सौंपना होता है। यहाँ सावधानी, विनम्रता और रक्षात्मक सोच हावी होती है। लेकिन ये कैसे पता चले कि अब पहले चरण से दूसरे या तीसरे चरण में जाने का सही समय आ गया है? इसकी क्या संकेत हो सकते हैं? क्योंकि ये तो बहुत व्यक्तिपरक होगा। हाँ, व्यक्तिपरक तो है, लेकिन कुछ सामान्य संकेत हैं। जैसे जब आपकी निवेशित संपत्ति आपके सालाना खर्च का 25-30 गुना या उससे ज्यादा हो जाए, जिसे लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का एक पैमाना मानते हैं। अच्छा। जब ज्यादा पैसा कमाने से आपकी जीवन की गुणवत्ता या खुशी में कोई खास फर्क ना पड़ रहा हो, मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ। जब आपकी ज्यादातर दौलत कुछ ही गिनी चुनी संपत्तियों या निवेशों में केंद्रित हो, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क जिसे कहते हैं। यानी सारे अंडे एक टोकरी में। हाँ, वैसा ही कुछ। जब आपको रात में अपने निवेशों की चिंता सताने लगे, आपकी नींद खराब होने लगे, जब आपकी उम्र बढ़ रही हो और आपको लगे कि अगर कोई बड़ा नुकसान हुआ तो उससे उभरने के लिए आपके पास पर्याप्त समय नहीं बचेगा। हाँ, ये भी एक फैक्टर है। और जब आपके परिवार के सदस्य, बच्चे, जीवन साथी, माता पिता आर्थिक रूप से आप पर निर्भर हों, तो ये सब संकेत बताते हैं कि अब मोड बदलने का वक्त आ गया है। हाँ, ये संकेत बताते हैं कि अब रॉकेट लॉन्च करने के बजाय उसे ऑर्बिट में बनाए रखने पर ध्यान देने का वक्त आ गया है। अब हमले से बचाव की तरफ मुड़ने का समय है। इस बदलाव को अमल में लाने के लिए क्या कोई चेकलिस्ट जैसी चीज हो सकती है जिससे हम खुद का आकलन कर सकें कि हम सही बचाव कर रहे हैं या नहीं? थोड़ी प्रैक्टिकल चीज। हाँ, एक रिस्क चेकलिस्ट बना सकते हैं जिसमें मुख्य बचाव रणनीतियों पर नजर रखी जाए। जैसे अति लीवरेज से बचाव। क्या मैंने अपनी कर्ज चुकाने की क्षमता का स्ट्रेस टेस्ट किया है? क्या मैंने ज्यादातर कर्ज फिक्स्ड रेट पर लिए हैं? ठीक है। अति आत्मविश्वास से बचाव। क्या मैं बड़े फैसले लेने से पहले प्री मॉर्टम अभ्यास करता हूं, मतलब ये कल्पना करना कि फैसला क्यों फेल हो सकता है? क्या मैं किसी भरोसेमंद बाहरी व्यक्ति से सलाह लेता हूं? क्या मैंने बड़े फैसलों के लिए एक कूलिंग ऑफ पीरियड रखा है? सोचने का वक्त। भावनात्मक उत्साह से बचाव। क्या मेरा पोर्टफोलियो नियमित रूप से ऑटोमेटिक तरीके से रीबैलेंस होता है ताकि भावनाओं में बहकर खरीद बिक्री ना हो? क्या मैं कृतज्ञता का अभ्यास करता हूं ताकि सफलता सिर पर न चढ़े? अच्छा। जोखिम एकाग्रता से बचाव।
क्या मैंने अपनी संपत्ति को अनिवार्य रूप से डाइवर्सिफाई करने का नियम बनाया है? क्या ये डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ एसेट क्लास में ही नहीं बल्कि भौगोलिक रूप से भी है? ग्लोबल लेवल पर? हाँ, ब्लैक स्वान से बचाव। क्या मेरे पास कम से कम 6-12 महीने के खर्चों के बराबर इमरजेंसी कैश है? क्या मैंने जरूरत पड़ने पर पोर्टफोलियो बीमा या हेजिंग पर विचार किया है? क्या मेरी संपत्ति जरूरत पड़ने पर आसानी से बेची जा सकती है, मतलब लिक्विड है? तो घूम फिर कर बात वहीं आती है, स्थायी दौलत का राज लापरवाह आत्मविश्वास में नहीं बल्कि लचीली विनम्रता में छुपा है। अमीर बनना शायद एक जंग जीतना हो सकता है, हाँ, लेकिन अमीर बने रहना पूरी लड़ाई में जिंदा रहने जैसा है। इसे एक सरल समीकरण से समझिए। अमीर बने रहना इज इक्वल टू अमीर बनना इंटू 1 माइनस विनाश की संभावना। हाँ, अच्छा, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है वो 1 माइनस विनाश की संभावना वाला हिस्सा और उस पर लगी समय की घात यानी पावर। आपको हर साल, हर महीने, हर दिन उस विनाश की संभावना को लगभग 0 रखना होगा। 0 के करीब। हाँ, क्योंकि अगर एक बार भी वो संभावना 1 हो गई यानी विनाश हो गया तो पूरा समीकरण 0 हो जाता है, चाहे आपने पहले कितना भी कमाया हो। जैसा मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, लंबे समय तक खेल में टिके रहने की क्षमता, वो एंड्योरेंस ही आखिर में सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। यानी टिके रहना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। दशकों की शानदार कमाई बस कुछ हफ्तों या महीनों की विनाशकारी गलतियों से पूरी तरह मिट सकती है। आपको बर्बाद सिर्फ एक बार होना पड़ता है। तो अंत में हर किसी को खुद से यही सवाल पूछना चाहिए कि मैं इस समय अपनी रणनीति बनाते हुए क्या बड़ी जीत हासिल करने पर ध्यान दे रहा हूं या ये सुनिश्चित करने पर कि मैं हारूं नहीं? सही सवाल है। आपका ईमानदार जवाब ही तय करेगा कि आपकी संपत्ति की कहानी दशकों तक चलेगी या बस एक छोटे से चक्कर में सिमटकर रह जाएगी। अमीरों का वो अदृश्य कब्रिस्तान उन्हीं लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने कभी हमले के मोड से बचाव के मोड पर स्विच किया ही नहीं। लेकिन यहाँ एक और पेंच है। हम कितनी भी सावधानी बरतें, हर नतीजा हमारे नियंत्रण में नहीं होता। हाँ, ये भी सच है। असल में ज्यादातर बड़ी किस्मतें, चाहे वो अच्छी हों या बुरी, उन दुर्लभ अप्रत्याशित घटनाओं से तय होती हैं जिन पर हमारा बस नहीं चलता। अगले अध्याय में हम इसी रहस्य को खोलेंगे। अच्छा, क्या जानेंगे हम? हम जानेंगे कि निवेश और जीवन में सबसे बड़ी जीत अक्सर सबसे कम गिने चुने पलों से क्यों आती है और क्यों कभी-कभी सिर्फ एक टेल यानी एक दुर्लभ असाधारण घटना सब कुछ बदल सकती है।